उपस्थित रहे हैं। यादव सर जी, आपका भी हार्दिक स्वागत। जी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि लातूर की भूमि से मैं जुड़ रही हूँ। यादव जी को प्रणाम करती हूँ मैं, और आपको बहुत बहुत प्यार कहती हूँ। नयन जी बहुत ही स्वीट और बहुत ही प्यारी महिला है आप। और कुलकर्णी जी, आपको भी अभिवादन सादर। का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं संतोष कुलकर्णी आज के इस कार्यक्रम में आज के प्रमुख वक्ता, अतिथि वक्ता तथा सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरी सृजन यात्रा में जुड़ी विश्वविख्यात लेखिका डॉक्टर शरद सिंह जी से संवाद, इसमें इनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ तथा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित मेरे परम आदरणीय गुरुवर्य डॉक्टर सतीश यादव जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। जो साक्षात्कार लेने वाली हैं वे आदरणीय नयन बादुली जी, राजमानी मैडम का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही आप सभी की अनुमति से आज के इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सहज सरल मिलनसार व्यक्तित्व की धनी, मध्य प्रदेश में जन्मी, साथ ही आप साहित्य से अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज कराने वाली तथा उनके साहित्य की पहचान इस प्रकार से दिखाई देती है कि मानो मेरे कथानक समाज और आम स्त्रियों के जीवन के ऊपर जीवन से उठकर आते हैं। इस प्रकार का लेखन उनका दिखाई देता है। उनकी सृजन यात्रा अभी की नहीं है, अपितु बाल्यावस्था से ही वह साहित्य सृजन की ओर मुड़ी, निरंतर लिखती रही और घर परिवार के किसी को न बताते हुए वे अपने साहित्य को पत्रिका के पास पहुंचाती है, छपवाती भी है। इसी तरह से वे हसमुख व्यक्तित्व की धनी, साथ ही आकाशवाणी, दूरदर्शन, यूजीसी धारावाहिकों का लेखन तथा फिल्मों का संपादन करने वाली एक नए कथ्य को लेकर हमारे सम्मुख आती है। न केवल साहित्य का सृजन करती है, वे समाज में उन बिंदुओं को सामने लाना चाहती है और समाज के उन अलक्षित बिंदुओं पर अपना ध्यान आकर्षित करते हुए उन बिंदुओं पर लिखना पसंद करती है जो प्राय अछूते रह जाते हैं। स्त्री जीवन की विशेषता, सूक्ष्म विश्लेषण इनके कथा साहित्य की विशेषता रही है और कहा जाता है कि स्त्री विमर्श पूर्वानुग्रह रूप में अन्वेषण के तौर पर उभर कर सामने आती है। यूं कहा जाए, जो वैचारिकता की अर्थवत्ता को बल देते हुए साहित्य के मानक पर खरा उतरती है, सामने आती है। और उनके संबंध में एक बड़ी अजब सी बात वह अपने व्यक्तित्व में कह देती है। वह कहती है कि जब वे जन्म ले रही थी और जन्म के समय में उनके माता की एक बात है, वे कहती है कि अब इस बालिका के रूप में एक वसंत ऋतु, शरद ऋतु आई है और इस तरह से शरद के रूप में अपना नामकरण भी लेती हुई दिखाई देती है। साथ ही कहा जाए तो वे मानती भी है कि मुझे ऐसा कोई अभी तक नहीं मिला जो मुझे पूर्ण रूप से समझ पाया हो। बस यही विचार से लेकर मैं आपसे या नयन राजमानी मैम आपसे रूबरू होगी, इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि मैम
जब आपका साहित्य पढ़ते हैं तो ऐसी बातें, ऐसे विचार जब सामने आने लगते हैं तो सचमुच ही एक विलक्षण अनुभूति होती है। और ऐसी अनुभूति आज आपके माध्यम से हमारे सम्मुख आ रही है, और जिसके आपके रूप में सभी प्रतिभागी आपके विचारों को लेंगे, उसका लाभ लेंगे, लाभान्वित होंगे, ऐसी आशा रखते हुए मैं आज साक्षात्कार के रूप में डॉक्टर नयन राजमाने मैम से निवेदन करता हूं कि मैम, जिस उद्देश्य से हमने आज इन मैम को बुलाया है वो उद्देश्य पूरा करे आदरणीय नयन मैम। और सबसे पहले सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि जब ये साक्षात्कार होगा और साक्षात्कार के पश्चात आप में से कोई अगर प्रतिभागी या इस कार्यक्रम में जुड़े व्यक्ति, प्राध्यापक, अध्यापक, पत्रकार, छात्र छात्राएं जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वे बेझिझक अपना प्रश्न तैयार रखे और मैम से प्रश्न पूछे। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं आप दोनों को ससम्मान बुलाना चाहता हूँ। आइए आज मैम से रूबरू कराएं। जी धन्यवाद संतोष जी। मेरी सृजन यात्रा विख्यात लेखिका डॉक्टर शरद सिंह जी से संवाद, इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत। इस कार्यक्रम में हम जिनका साक्षात्कार लेने वाले हैं वह है आधुनिक हिंदी साहित्य की जानी मानी हस्ती सुश्री डॉक्टर शरद सिंह जी। आपका इस आभासी पटल पर पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत धन्यवाद जी। आप आज जो मुख्य उपस्थिति में हमें प्राप्त हुए हैं वो सुप्रसिद्ध लेखक, समीक्षक, प्रख्यात प्रखर वक्ता गुरुदेव डॉक्टर सतीश जी यादव। आपका भी इस पटल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही में हमारे गुरुबंधु आज के कार्यक्रम का संचालन तथा आभार ज्ञापन करने वाले डॉक्टर संतोष जी कुलकर्णी, आपका भी इस पटल पर स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के तांत्रिक योजन का भार संभालने वाली अपूर्वा राजमाने कुमरे जी का भी मैं इस पटल पर स्वागत करती हूँ। साथ ही में इस कार्यक्रम में के लिए आभासी पटल से जुड़े हुए सभी मान्यगण, श्रोतागण सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस आभासी पटल पर आज हम रूबरू होने जा रहे हैं डॉक्टर शरद सिंह जी से, जो आधुनिक हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखती हैं, जिन्होंने अपने पहले उपन्यास पिछले पन्ने की औरतें से हिंदी साहित्य जगत में अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज कराई है। शरद सिंह जी एक नए कथानकों को अपने उपन्यासों एवं कहानियों का विषय बनाती है। वही उनके कथा साहित्य में धारदार स्त्री विमर्श भी हमें दिखाई देता है। वह समाज में उपस्थित उन बिंदुओं पर लिखना पसंद करती है जो प्रायः अछूते रह जाते हैं। उनकी जो भी साहित्य कृतियां हैं, उनके अगर नाम गिने तो बहुत मायने रखते हैं वो किताबें हमारे लिए। जैसे उपन्यास में पिछले पन्ने की औरतें, ये अपनी अलग पहचान रखने वाला रिपोर्टाज स्वरूप में लिखा हुआ उपन्यास है। जो पिछले पन्ने पर जी रही औरतें हैं, उनका दुख दर्द समझकर लेखिका उन्हें हमारे सामने प्रस्तुत करती है तथा सोचने पर मजबूर कर देती है, पढ़ते वक्त अस्वस्थ कर देती है, और कुछ हम ऐसे समाज के लिए कुछ करें ये प्रेरणा भी देती है। साथ ही में केवल स्त्री पर ही अत्याचार होता है ऐसी बात नहीं, तो पुरुष पर भी अत्याचार होता है, और अन्य जो भ्रष्टाचार है या फिर अन्य समस्याएं जो है समाज में, उन सबका चित्रण पचकौड़ी में लेखिका करती है। पचकौड़ी उपन्यास के माध्यम से वो समाज को इस पन्ने पर, जैसे पिछले पन्ने पर स्त्रियां हैं, वैसे पुरुष भी कुछ ऐसे अत्याचार जो है वो सहन कर रहे हैं, उनकी बात वो पचकौड़ी में करती हैं। वहां बहुत बड़ा पटल है वो पचकौड़ी में,
जो अब हम उनसे बातें करेंगे तो वो हमारे सामने पूरा रख देंगी। साथ ही में कस्बाई सिमोन में जो कस्बे में रहने वाली स्त्री है, वो आधुनिक जो सपना देखती है, तो उसका क्या सपना पूरा हो पाता है, या सपना पूरा करने में उसे क्या कौन सी समस्याएं आती हैं उसके सामने, इसका भी बहुत सटीक वर्णन चित्रण लेखिका इस उपन्यास में करती है। जैसे कहानी संग्रह भी है उनके बहुत, बाबा फरीद अब नहीं आते, या फिर जो स्त्रियां आज समाज में आधुनिक जीवन जी रही हैं या फिर ग्राम्य जीवन में जी रही हैं, उनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, उन पर भी उन्होंने प्रकाश डाला हुआ है। ऐसे उनके 3 उपन्यास जैसे है वैसे ही 3 कहानी संग्रह है। और मैं ज्यादा विस्तृत में बात नहीं करूंगी क्योंकि शरद जी उस पर प्रकाश डालने ही वाली है, लेकिन गद्य रचनाएं भी उनकी, गद्य साहित्य भी उनका बहुत विस्तृत है। और आदिवासी जीवन पर उनकी रहन सहन, उनका जीवन, इस पर भी बहुत विस्तार से उन्होंने लेखन किया है। स्त्री विमर्श की भी उनकी बहुत ज्यादा किताबें हैं, जिसमें उन्होंने स्त्रियों के जीवन को, आधुनिक नागरिक स्त्री है, शहरी स्त्री जो है, या फिर ग्रामीण है, या फिर मध्यम स्तर की स्त्री है, यानी तीनों स्तर के महिलाओं के बारे में वो लिखती हैं, उनकी समस्याओं को वहां पर हमारे सामने रख देती हैं। इस प्रकार से उनके साहित्य कृतियों के बारे में मैं बात करते करते आगे बढ़ना चाहूंगी। जैसे तिली तिली आग हो या छिपी हुई औरत और अन्य कहानियां हो, इस कहानी संग्रहों के तरह ही पत्तों में कैद औरतें जो हैं, जो बीड़ी कामगार हैं, उन पर, उनके जीवन पर, उनके हर समस्या पर वो प्रकाश डालती हैं। उन्हें जो जीना पड़ रहा है, उनकी जो मजबूरी है, उनकी जो समस्याएं हैं, वो भी हमारे सामने रखती हैं। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी पहलुओं को वो वहां पर उजागर करती हैं। या फिर डॉक्टर अंबेडकर का स्त्री विमर्श हो, या फिर औरत 3 तस्वीरें हो, ऐसे अन्य कई रचनाओं के माध्यम से शरद जी हमारे सामने आती हैं। इतना ही नहीं तो उन्होंने इतिहास पर भी किताब लिखी है, विज्ञान पर भी किताब लिखी है, पर्यावरण पर उनकी किताब है, या फिर धर्म एवं दर्शन संबंधी उनकी किताबें प्रकाशित हैं। साथ ही में उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म भी बनाई हुई है, या फिर बहुत ज्यादा उन्हें डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। और इससे बहुत ज्यादा जो समाज में समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर प्रकाश डालकर उनकी कुछ हल निकला जा सके, इस तरह का डॉक्यूमेंट्री या फिर अन्य विधा के माध्यम से उन्होंने लेखन किया हुआ है। वैसे अब ये सब कुछ शरद जी के विचारों के माध्यम से ही हम जान लेंगे, तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। शरद जी, चलिए हम बातचीत शुरू करते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। पुनः एक बार नमस्कार जी, बहुत धन्यवाद जी। महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। पुन्हा एकदा आपले हार्दिक स्वागत। आपल्याला भेटून धन्यवाद। आपल्याला भेटून खूप खूप आनंद वाटला। देखिए, मुझे इतनी मराठी तो नहीं आती है लेकिन हाँ, सुनना बहुत अच्छा लगता है। और आपको बात शुरू करने के पहले ही ये बता दूं कि जो मेरा चौथा उपन्यास है शिखंडी, उसका मराठी में अनुवाद किया जा रहा है। जी, बहुत बढ़िया। मेरी मतलब पास में ही है बीना शहर, वहां पर है डॉक्टर संध्या टिकेकर, वो उसका अनुवाद कर रही हैं। तो मैं समझती हूँ कि वो बहुत जल्दी मराठी में भी उपलब्ध हो जाएगा। जी जी जी, हार्दिक अभिनंदन आपका। जी, बहुत धन्यवाद जी, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आपका मराठी में कोई साहित्य आ जाए। और वैसे मैंने आपका केवल मराठी में स्वागत किया, और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, ऐसी बात रखी। जी, अभी अभी आपको जो सम्मान मिला है उसके लिए भी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपको बहुत शुक्रिया। वैसे तो बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए हैं, लेकिन अभी सरस्वती सम्मान आपको फिर एक बार प्राप्त हुआ है ना, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ आपका। जी, चलिए कार्यक्रम की तरफ बढ़ती हूँ। शरद जी, आपका जीवन परिचय आप थोड़ा विस्तार से दीजिए,
और शिक्षा दीक्षा के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके मुंह से सुनने के लिए उत्सुक हूँ। वो जो डिब्बे की बात है या बचपन में बहनों की बात है, वो बातें आपसे सुनना चाहूंगी। जी बिल्कुल। मेरा जन्म सागर संभाग में ही पन्ना जिला है, और जी वो जो पन्ना है वो डायमंड माइंस के लिए प्रसिद्ध रहा है। जी हीरे की खदान वहाँ पर है। जी तो जी वही मेरा जन्म हुआ। और जी मेरी माँ वहाँ पर शिक्षिका थी हायर सेकेंडरी स्कूल में, डॉक्टर विद्यावती मालविका। मेरा ये दुर्भाग्य था कि जब मैं 2 वर्ष की थी तभी मेरे पिताजी का निधन हो गया। और मेरी माँ उस समय बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी। उन्होंने पिताजी के निधन के बाद ही एमए किया, फिर पीएचडी किया। और मुझे ये बहुत गर्व होता है सोच कर ही कि पीएचडी के लिए उनकी प्रतिभा को देखते हुए राहुल सांस्कृतायन जी ने उनका गाइड बनना स्वीकार किया था। क्या तो बात है। प्रथम गाइड मेरी माँ के राहुल सांकृत्यायन जी थे। और चूंकि वो फिर उनकी विदेश यात्राएं कुछ थी तो उसके वजह से वो पूरे निर्देशन नहीं दे सके। तो उसके बाद जो पाली और बौद्ध धर्म के विद्वान थे डॉक्टर भिक्षुधर्म रक्षित सारनाथ के, उन्होंने फिर माँ की पीएचडी का पूरा मार्ग निर्देशन किया। और उनके अंडर में सन 1956 में उनको पीएचडी अवार्ड हुई आगरा यूनिवर्सिटी से। तो ये जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी माँ ने कितना संघर्ष किया खुद की पढ़ी, और इतने अच्छे तरह से की कि विद्वानों ने उनकी क्षमता को पहचाना। और साथ में हम लोगों की जिम्मेदारी थी। मेरी मतलब हम लोग 2 बहनें थे। मेरी जी दीदी डॉक्टर वर्षा सिंह, जिनका अभी जो कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना से ही निधन हो गया। जी और मैं, बस हम 2 ही थे। तो 2 बेटियों को पालना। और नाना जी जो थे हमारे, वो संत श्यामचरण सिंह जी, वर्धा में भी काफी समय वो रहे, गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो उन्होंने मतलब उनको उस समय जो एक जुनून था उसके कारण उन्होंने अपना घर भी बेच दिया। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मदद करते रहे, उनके साथ काम करते रहे, नशाबंदी वगैरह बहुत सारा उन्होंने काम किया उधर छत्तीसगढ़ में और नागपुर के कई अंचल में। तो वो उनकी जिम्मेदारी भी माँ के ऊपर थी, क्योंकि बाद में उन्हें मोतियाबिंद हो गया था। तो मतलब देखा जाए तो माँ ने बहुत ही संघर्ष किया, लेकिन हम लोगों को संघर्ष से बचाए रखा जितना संभव था। उन्होंने हम दोनों बहनों को बहुत अच्छा मतलब लालन पालन किया, बहुत अच्छी शिक्षा दी। और मेरी जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है तो वो भी एक बड़ा दिलचस्प मसला है। जी मेरी दीदी जो थी वो साइंस साइड से थी, बायोलॉजी ग्रुप से थी। और उनको देख देख के मुझे बड़ा मतलब हम लोगों के बीच 5 साल का डिफरेंस था। तो वो मुझसे काफी सीनियर थी इस हिसाब से। तो मुझे उनका वो सब प्रैक्टिकल करने जाना और वो सारे डायग्राम्स वगैरह बनाना ये सब बड़ा अच्छा लगता था देख के। तो जब वो सब्जेक्ट चूज करना था, फैकल्टी चूज करना था, तो मैंने भी बायोलॉजी ग्रुप बिना कुछ सोचे समझे उनसे प्रभावित होकर बहुत अच्छा लगता रहा। 9th 10th तक तो बहुत अच्छा लगता रहा, क्योंकि 9th 10th में डिसेक्शन नहीं होता था। जब मैं 11th में पहुंची और जब मुझे पहली बार मेंढक काटना पड़ा, डिसेक्शन करना पड़ा, उसी समय मतलब पता नहीं क्या मुझसे गलती हुई कि एक वेन कट गई और पूरी जो ट्रे थी वो लहूलुहान हो गई। वो देख के मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए और मैंने जी तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ सकती हूँ, मैं जूलॉजी नहीं पढ़ सकती, मुझे साइंस पढ़नी ही नहीं है। तो जैसे तैसे मैंने अब एग्जाम तो पूरे दिए, 11th भी कर लिया पास अच्छे से, अच्छे नंबरों के साथ लेकिन उसके बाद जी जैसे कॉलेज पहुंची तो मैंने अपना सब्जेक्ट चेंज किया। आर्ट फैकल्टी में पहुंच गई मैं। और हिंदी लिटरेचर, इतिहास और अर्थशास्त्र, ये 3 विषय मैंने चुने। और इतिहास से मुझे विशेष लगाव यूं तो था ही, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि एक बहुत ही अच्छे टीचर वहां मुझे मिले। डॉक्टर आर डी दास जी उनका नाम था। और वो इतने जी अच्छे ढंग से मतलब मुझे उस समय से ही ये महसूस हुआ कि अगर एक अच्छा शिक्षक हो तो स्टूडेंट के मन में किसी भी विषय के प्रति रुचि जगा सकता है। इतिहास से लोग घबराते थे, लेकिन वो मुझे इतना अच्छा लगने लगा जैसे कहानी किससे हो। वो तारीखें याद करवा देते थे।
और उनकी खासियत ये थी कि एक भी चुटका पुर्जा कुछ भी लेके नहीं आते थे, कोई सपोर्टिंग आइटम उसके उनके साथ नहीं रहता था। पूरा वो कंठस्थ करके आते थे पूरा इतिहास और हम लोगों को बताते थे। तो वो जो उनके एक्सप्रेशन, उनकी स्टाइल पढ़ाने की, उन सब ने इतिहास से मुझे जोड़ दिया। बाद में उनका स्थानांतरण हो गया, मैं भी दूसरे कॉलेज में चली गई। तो लेकिन जो इतिहास से लगाव था तो उसके चलते मैंने पहला जो एमए किया वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में किया। फिर उसके बाद माँ के रिटायर होने के बाद हम लोग सागर में शिफ्ट हो गए और अब तो लगभग 35 साल हो गए हैं, यहीं की निवासी हो गई हूँ मैं तो यहाँ जब आई तो यहाँ सागर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर कृष्णदत्त बाजपेयी थे। और उनको श्रेय जाता है कि यहाँ यूनिवर्सिटी का जो पुरातत्व संग्रहालय है उन्हीं ने स्थापित किया था, उन्हीं ने बनवाया था। तो उनसे मेरा परिचय हुआ और चर्चाएं हुई, तब तक कि मैं लेख वगैरह भी लिखने लगी थी। तो उन्होंने मेरी रुचि देखी, बोले कि मध्यकालीन भारत के बजाय तो प्राचीन इतिहास में ज्यादा रुचि है तुम्हारी, बेहतर ये है कि प्राचीन इतिहास में भी एमए कर डालो। मैंने कहा ये बड़ा अजीब लगेगा कि एक ही विषय में और दो दो एमए, मतलब इतिहास में कहलाएगा तो इतिहास ही। बोले तो क्या फर्क पड़ता है, अच्छा लगेगा तुमको, जब पढ़ोगी तो खूब अच्छा लगेगा। और वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत दिलचस्पी से पढ़ा, मन लगा के पढ़ा। और रिजल्ट मतलब इस ही बता सकता है कि मेरा कितना अच्छा मन लगा कि मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया, गोल्ड मेडल लिया। और उसके बाद फिर पीएचडी करने का जो एक मन में आया कि अब करनी चाहिए, तो गाइड से मैंने डिस्कस किया और उन्होंने कहा, इतनी छूट दी, चूंकि वो लेखन से जुड़ चुकी थी तो उनको मेरे लेखन पे विश्वास था। बोले अब तुमको जो सब्जेक्ट अच्छा लगे, जो टॉपिक अच्छा लगे देख लो। मैंने कहा मुझे तो मूर्तिकला अच्छी लगती है, तो खजुराहो की मूर्तिकला के सौंदर्य तत्व, ये मैंने अपने पीएचडी के लिए टॉपिक चुना और उन्होंने ओके कर दिया। वो टॉपिक मुझे मिल भी गया। और बाद में जब पीएचडी अवार्ड होने के बाद ये किताब भी पब्लिश हुई है विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी से। वो अभी भी ऑनलाइन भी अवेलेबल है, उपलब्ध है ऑनलाइन भी। तो इस तरह से मेरी जो शिक्षा की दिशा है थोड़ी इधर उधर, साइंस से आर्ट की तरफ आ गई, आर्ट से फिर इतिहास की तरफ। लेकिन चूंकि मेरे परिवार में हिंदी साहित्य के प्रति हमेशा एक समर्पण भाव से लगाव था। माँ बहुत अच्छी लेखिका रही हैं, कवियत्री रही हैं, डॉक्टर विद्यावती मालविका। तो उनकी जो जो मैं बता रही थी, उनका शोध प्रबंध हिंदी संत साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव, आज भी वो रेखांकित किया जाता है। लोग उसको पढ़ना पसंद करते हैं, उसमें रुचि रखते हैं और अपने शोध कार्यों में उसको शामिल करते हैं। तो वो उन्होंने कई उपन्यास, वो कहानी संग्रह लिखे, कविताएं लिखी। तो एक घर में माहौल था, उनके देखा देखी दीदी ने शुरू कर दिया था। और वो जो अभी चर्चा की कुलकर्णी जी ने मेरा परिचय देते हुए कि मैंने चुपचाप भेजा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, उसमें मेरा खुद का ही एक डर था। मुझे ये हिचक थी कि अगर मैंने रचना छपने को भेजी और नहीं छपी तो बहुत बेइज्जती होगी, मतलब ये जो भावना थी, इसके चलते मैंने छुपा के भेजी थी। मैंने बड़े ध्यान से देखा था कि माँ कैसे लिख के भेजती हैं। उस समय तो वो लिफाफे में रख के, कोई लिफाफे में रख के पता लिख के, और उसके अंदर भी एक टिकट लगा लिफाफा रखना पड़ता था सफेद वापसी के लिए। तो वो सारा इंतजाम करके और इस तरीके से मैंने भेजा था। और सहयोग की बात है, मैं तो कहूंगी कि उस समय के जो संपादक थे, साहित्य संपादक बहुत अच्छे हुआ करते थे, जो प्रोत्साहित करते थे ऐसे मुझ जैसे लोगों को भी। तो उन्होंने रचना प्रकाशित कर दी। जब छप के आई तो माँ ने देखा अखबार में, ये तुमने लिखी, कब भेजी, कैसे भेजी, मतलब बहुत सारी बातें हुई। मैंने उनको साफ साफ बता दिया कि मैंने इसी डर से नहीं बताया कि मान लो नहीं छपती तो क्या होता है, आप लोग सब मजाक उड़ाते। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, कोई मजाक नहीं उड़ाता, और बहुत अच्छा किया। वो बहुत खुश हुई। बस इस तरह से मेरी रचनात्मक यात्रा शुरू हुई। जी। फिर तो ये है कि जिंदगी है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। कॉलेज लाइफ से ही मैं पत्रकारिता में भी जुड़ गई थी। जी बिल्कुल। पन्ना छोटी जगह थी और मैं वहां पर एक इकलौती महिला रिपोर्टर थी। तो लेकिन हाँ, उस जो 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 समय था उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ग्रामीण अंचलों में जाने का मुझे मौका मिला। मैंने पहली बार देखा कि ओलावृष्टि से किस तरह से हानि होती है फसलों को। और उस समय बुंदेलखंड में डकैत समस्या बहुत ज्यादा थी।
तो वो मैंने इनकाउंटर के बाद का दृश्य भी देखा। पहली बार किसी को इनकाउंटर होकर मरा हुआ देखा, मतलब। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, और ग्रामीण अंचल की, जैसे मैंने देखा कि मतलब एक जो पचकौड़ी की भावभूमि कहीं ना कहीं मेरे अंदर उस समय से ही दबी हुई थी। जी क्योंकि बिल्कुल। मुझे एक चीज बहुत खटकी थी, जो कि अगर कोई रसूख वाला व्यक्ति है गांव में, उसके सामने से कोई गरीब आदमी, कोई दलित वर्ग का आदमी सिर पर साफा रखे बिना नहीं गुजर सकता है। मैंने सम्मान देने के लिए सिर पर साफा रखना चाहिए। थोड़ा पहले का मुझे सुनने में आया कि एक जूते पहन के उसके सामने, उसके घर के सामने से नहीं गुजर सकते। मुझे लगा ये सब क्या मजाक है, ये जी बिल्कुल। समाज है कि तमाशा है। मुझे बहुत ही चुभी ये सारी चीजें। और ये लगा कि जो कमजोर है समाज में, जो भी व्यक्ति कमजोर है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो शोषित है। एक बात मुझे ये उसी समय से समझ में आ गई थी। फिर जब जी लेखन कार्य मैंने गंभीरता से शुरू किया, तो मुझे लगा कि चूंकि मैं एक स्त्री हूँ, तो अगर स्त्रियों की बातें मैं सामने रखूं तो ज्यादा ईमानदारी से रख सकती हूँ, उन बारीकियों को रख सकती हूँ जिस पर लोगों का ध्यान तो जाता है, लेकिन या तो उस पर चर्चा नहीं होती, या जी उसको हाशिए पे रख दिया जाता है। जी बिल्कुल, मैं तो इसी ऐसे तरफ लोगों आने पे। वाली थी। जी। जी जी, मैं इसी तरफ आ रही थी अभी, कि हाँ आपने हाँ। आरंभ से ही सोचा था कि हाशिए के प्रवक्ता बनकर आप लिखेंगी। अब प्रवक्ता बनने वाली बात तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, मैंने कमजोर व्यक्तियों के पक्ष में खड़ा पाया है खुद को। जी क्योंकि वो सारी समस्याएं, सारी कठिनाइयां बहुत अंशों तक मैंने देखी, महसूस की। जो मैंने खुद नहीं देखी, वो माँ के साथ होते देखी, महसूस की है कि एक अकेली स्त्री 2 बच्चियों के साथ किस तरह से जूझते हुए नौकरी करती है और किस तरह से समाज में रहती है। तो वो बड़े होते तक देखा ये सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं ये तो थी भावना कि जब एक पढ़ी लिखी महिला को इतना जूझना पड़ता है, तो अगर जी कम पढ़ी लिखी है, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उसको क्या क्या नहीं सहना पड़ता होगा, किस जी तरह से वो बिल्कुल। संघर्ष करती है। ये मैं जानना चाहती थी। अच्छा, उसी दौरान एक इंसिडेंट ये हुआ कि मेरे एक रिश्तेदारी में ही, अ, जिसका मैंने जिक्र भी किया है अपने उपन्यास में, कि यहाँ प्रथा है राई डांस करने के लिए, राई नृत्य करने के लिए जी बेड़नियों को बिल्कुल। बुलाया जाता है। जो एक जी बेड़िया समुदाय है, उसकी महिलाएं जो राई नृत्य करती हैं, उनको जी राई नृत्य करने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन ग्रामीण अंचल में ये स्थिति है कि महिलाएं, मतलब अब तो खैर सभी देखने लगी हैं, लेकिन पहले यही था जब मैं कॉलेज लाइफ में थी, तो कि महिलाएं उसको नहीं देखती थी। सिर्फ पुरुष वर्ग भीड़ इकट्ठी करके बैठ जाता था, बीच में वो बेड़नी नृत्य करती थी। जी मैं बिल्कुल। भी देखने के लिए जब बाहर को जाने लगी, तो मेरी रिश्तेदार थी, उन्होंने बाह पकड़ के खींच लिया अंदर। नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकती। मैंने कहा क्यों नहीं जा सकती, डांस देखना है मुझको भी। नहीं, वो जेंट्स वहां सब बैठे हैं और वही देखते हैं, और अपन लोग नहीं देख सकते। मुझे भी आश्चर्य लगा। मैंने तो उनसे उसी समय पूछा, मैंने कहा कि ये बात मुझे मौसी समझ में नहीं आई कि एक औरत नाच रही है और उसको हम औरतें ही नहीं देख सकती। ये कैसी विचित्र बात है, ये किस तरह का नाच है, ये किस जी तरह की व्यवस्था है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मन में दबी रही। जी और जब अवसर मिला इस बीच, ये और हुआ कि मेरे जीवन में कि मैंने 6 साल अध्यापकीय कार्य भी किया, स्कूल जी में, निजी विद्यालय में। 3-3 साल 2 स्कूलों में कार्य किया, और एडहॉक पर किया। तो वो चीजें भी, वो जो समस्याएं रहती है एक संविदा शिक्षक या एडहॉक शिक्षक के साथ, वो सारी चीजें भी मैंने खुद भी झेली और महसूस की। और मुझे कई बार ये लगा, मैं तो आवाज उठा देती थी कि आवाज उठानी चाहिए, जो गलत हो रहा जी है उसके विरुद्ध में आवाज उठानी चाहिए, अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। तो ये सारी चीजें मेरे मन में हमेशा थी। तो जब मुझे अवसर मिला, मैं उस समय यूनिवर्सिटी में थी, जी एवीआरसी में, और प्रोडक्शन हम लोग कर रहे थे, ये बेड़ राई पर ही करने वाले थे। उस दौरान फिर एक बार वो प्रसंग आया, बेड़नियों का और राई का। जी तभी मेरे मन में कुलबुलाहट होने लगी। हालांकि उसके कुछ अरसे बाद ही मैंने वहां की नौकरी छोड़ दी, क्योंकि मुझे लगा कि नौकरी का बंधन मेरे लिए उचित नहीं है, मैं शायद बन के नहीं कर सकती हूँ। मैं जरा
स्वतंत्र घूम कर और शोध करके लिखने वाली हूँ, तो इतनी छुट्टियां मुझे कोई देगा नहीं। निश्चित रूप से मुझे दो में से एक को चुनना पड़ेगा, या लेखन चुनूं या नौकरी चुनूं। जी मैंने दीदी से भी डिस्कस किया, वर्षा दीदी से, तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, जो उचित लगे करो। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और मैंने नौकरी को तिलांजलि देकर और ये लेखन को ही चुना। तो उस दौरान फिर मैं बेड़नियों के बीच गई। यहाँ एक पथरिया बेड़नी करके स्थान है जिसका मैंने अपने उपन्यास पिछले पन्ने की औरतें उसमें जिक्र किया है। और भी जो आसपास क्षेत्र में बेड़िया परिवार रहते हैं, उस समाज के लोग रहते हैं, उनसे मैंने संपर्क किया, उनके बीच गई। और उस दौरान भी बड़े मजेदार अनुभव हुए। मैंने जब लोगों से कहा कि मुझे जाना है उनके पास, तो एक दो लोगों ने तो कहा कि अरे कहाँ जाएंगी, वहां मत जाइए, मतलब कि उनसे मिलने लायक नहीं है। मैंने कहा मुझे क्या दिक्कत है, मैं एक महिला हूँ, महिला से मिलने जा रही हूँ, मैं आसानी से मिल सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं गई वहां पर और उनके साथ रही, 5-5 6 6 दिन उनके बीच में बिताए, उनके घर में बिताए। और तब उनसे एक बहनापा सा जो हुआ, मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि ठीक है, आर्थिक तंगी के चलते उनके पास और कोई विकल्प नहीं था जब, तो उन्होंने देह व्यापार का रास्ता चुना। वो उनकी विवशता थी, लेकिन उनके अंदर की जो औरत थी वो, उसमें एक झिझक थी। किसी ने भी यह स्वीकार नहीं किया शुरू में कि उनको देह व्यापार करना पड़ता है। धीरे धीरे जब मतलब मेरे प्रति उनका विश्वास जागा कि ये सारी बातें शेयर करने से उनको कोई हानि नहीं या कोई अपमान वाली बात नहीं, मैंने भी समझाया कि आपकी जो परिस्थितियां हैं वो दुनिया के सामने आनी चाहिए और लोगों को समझना चाहिए आपकी पीड़ा। तब उन्होंने मुझसे शेयर किया सारी बातें, और जो कुछ मैंने अपने उपन्यास में लिखा है बहुत ही, और इसीलिए मुझे लगा कि वो रिपोर्टाजिक शैली में ही होना चाहिए। वो शैली मैंने इसीलिए ध्यान से चुनी। और जबकि कई लोगों ने मुझे कहा भी कि बहुत बड़ा जोखिम ले रही हो, पहला उपन्यास है, बिल्कुल नई शैली है, और इसका कुछ थोड़ा सा शुरू में मुझे खामियाजा भी हुआ कि एक दो जो मतलब बड़े वो समीक्षक थे, उन्होंने पहली बार में तो उसको खारिज ही कर दिया था कि उपन्यास ही नहीं है, क्योंकि शैली दूसरी है। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने उसको समझा, कुछ समीक्षकों ने उसकी शैली को भी सराहा, क्योंकि सिर्फ कल्पना के आधार पर उपन्यास हो ये जरूरी नहीं है, यथार्थ भी आना चाहिए। और कई बार विषय के अनुसार यथार्थ ज्यादा भी हो सकता है, इसको भी स्वीकार किया जाना चाहिए, और किया गया। तो उसमें मैंने बेड़िया समाज की महिलाओं के पूरे जीवन को लिखा है। बेड़िया समाज कहाँ से आया, उसके ओरिजिन से लेकर और आज की, मतलब 2005 में वो उपन्यास प्रकाशित हुआ था, तो 2004 आखिरी तक का उसमें विवरण है। उसके बाद स्थितियां बहुत बदली। मुझे खुशी है कि मेरे उपन्यास ने कई लोगों का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट किया, कई एनजीओज आगे आए उनकी मदद के लिए, और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाने वाले आए। तो इस तरह से उनकी समस्याएं जो है वो दुनिया के सामने और प्रखरता से आ पाई। और अब तो ये स्थिति है कि उस समाज के कई बच्चे बहुत अच्छे अच्छे पदों पे पहुंच गए हैं, और धीरे धीरे वो समाज बदल रहा है। हालांकि गति धीमी है, सामाजिक परिवर्तन बहुत जल्दी नहीं होते, तेजी से नहीं होते हैं, क्योंकि जो उनकी आर्थिक स्थिति है, जब तक पूरी तरह से नहीं बदलेगी तब तक समस्याएं तो चलती ही रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले पन्ने की औरतें, दूसरा उपन्यास है, नहीं, पिछले पन्ने की औरतें, ये उपन्यास नहीं तो वृत्तांत है, इस कथन पर आपका मत क्या है? हाँ, वही मैंने कहा ना कि लोगों ने उसको वृत्तांत ही मान लिया पहले। तो पहले जो नजर में उसको, तो मैंने कहा ना कि खारिज ही कर दिया था कि तू उपन्यास ही नहीं। फिर लेकिन जो अन्य समीक्षक थे, उन्होंने यहाँ तक नामवर सिंह जी तक ने उसको सराहा कि नहीं, ये तो उपन्यास ही है और शैली नई है, इस शैली में लिखा गया है, यथार्थ इसमें ज्यादा है, लेकिन उपन्यास है क्योंकि इसमें कल्पना को भी समाहित किया गया है। मैंने अपने उसमें भूमिका में लिखा भी था कि वो एक तरह से बाउंडिंग करने के लिए, सारे तथ्यों को एक तरह से बाउंड करने के लिए मैंने कल्पना का सहारा लिया, और जो अतीत की घटनाएं हैं, अतीत के संवाद हैं, वो सब काल्पनिक हैं। अब मैं तो उस समय सुनने गई नहीं थी, लेकिन हाँ, जो मुझे सुनने में आया, जो किंवदंतियां सुनी मैंने, जो दस्तावेजों में मैंने पढ़ा, उसके आधार पे जो मैंने कथानक बुना,
तो उसमें कल्पना का भी समावेश था। तो जी इस तरह से वो, इसलिए मैंने उसको रिपोर्टाजिक उपन्यास की जी शैली में रखा, वो नाम दिया कि ये जी पूरी तरह से काल्पनिक उपन्यास, फिक्शन नहीं है, जी ये बिल्कुल। रियलिस्टिक है, जी यथार्थवादी उपन्यास है। जी तो ये जो मतलब इसीलिए कई लोग उसको वृत्तांत भी मान लेते हैं, जी हालांकि फिर इस शैली को फॉलो किया गया और कई जी लोगों ने फिर उस विधा उस स्टाइल में, उस शैली में लिखा है और अभी भी लिख जी रहे हैं, कई जी उपन्यास जी उसके बाद आए हैं। जी। कस्बाई सिमोन उपन्यास लिखने के पीछे आपकी भावना क्या थी? उसके पीछे भावना यही थी कि जो समाज में परिवर्तन आ रहा है, बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है, हमारे जो बच्चे हैं परिवार के वो बाहर जा रहे हैं और जी बड़े शहरों में, महानगरों में रहते हैं। कई स्थितियां ऐसी बनती हैं कि जब उनको एक दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। एक छोटे से शहर से अगर बड़े शहर में जाते हैं, मतलब जहां मैं ये बता रही हूँ कि जहां से इस चीज की बुनियाद शुरू हुई, इस विषय पर मैंने सोचना शुरू किया, तो मुझे लगा कि बच्चों को हम बाहर तो भेज देते हैं, लेकिन वो उस माहौल से परिचित नहीं रहते, तो वो अपने हिसाब से सरवाइव कर, जी और कई बार आर्थिक आधार पर, या कि एक दूसरे से समर्थन पाने के लिए, एक दूसरे से सहारा पाने के लिए लिव इन में रहने लगते हैं। जी लेकिन अगर कोई कस्बे की लड़की कस्बे में लिव इन में रहे, जैसे सागर छोटी जगह, एक बड़े भले ये संभागीय मुख्यालय है, लेकिन मानसिकता एक कस्बाई ही है, और या कोई और इस तरह का दूसरा शहर हो, छोटा शहर, तो वहां पर अगर कोई महिला लिव इन में रहे तो उसको क्या क्या दिक्कतें आती हैं। मैंने इस पे कुछ एक दो परिचित हैं मेरे जो लिव इन में रह भी रहे थे, तो मैंने बड़ी बारीकी से उनसे बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना, समझा, और उसके बाद मैंने आकलन किया और उसी आधार पर ये लिखा कि अगर एक उदाहरण जो मैंने उसमें भी दिया है कि अगर आप कहीं किराए से मकान लेने के लिए जा रहे हैं, लिव जी इन में रहते हैं, किराए से मकान लेने के लिए जा रहे हैं, मकान मालिक पूछता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अब यहाँ पे समस्या है कि क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप कह सकते हैं कि नहीं, हम हस्बैंड वाइफ नहीं हैं, हम लिव इन में हैं, जी हम बिल्कुल। साथ रहते हैं, हम विवाहित नहीं हैं। ऐसा नहीं कर पाते हैं लोग, वहां झूठ बोलते हैं, हाँ हम हस्बैंड वाइफ हैं, और जी तब मकान उनको हासिल होता है। इसी तरह की वो घटनाएं मैंने उसमें ली हैं, जैसे महिला है, करवा चौथ सब कॉलोनी की, मोहल्ले की महिलाएं रख रही हैं, वो इनवाइट करती हैं, आप भी आइए अपने पति के लिए करवा चौथ रखिए। अब पति तो उसका वो नहीं है, लिव इन का पार्टनर है वो, लेकिन अब वो कैसे बताए महिलाओं को? अगर ये स्थितियां हैं तो लिव इन का कंसेप्ट कहाँ रह गया फिर? बिल्कुल। अगर लिव इन का कंसेप्ट नहीं है, आप हस्बैंड वाइफ जैसे ही रह रहे हैं, आप अपने आप को हस्बैंड वाइफ शो कर रहे हैं, तो शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? फिर विधिवत भारतीय संस्कृति के अनुसार शादी करिए, आराम से रहिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये जो जैसे मैं जब चंडीगढ़ लिटरेचर फेस्टिवल में गई थी, वहां बहुत लोगों में रुचि दिखी, और इस उपन्यास के बारे में उसी समय प्रकाशित हुआ था, तो लोगों ने काफी मुझसे चर्चा की। पंजाबी जो समाज है वो काफी मुखर भी है, तो उन्होंने पूछा, मैंने कहा देखिए, मैं ना पैरवी करती हूँ ना खारिज करती हूँ, क्योंकि हर बिल्कुल। एक को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। अगर जी कोई लिव इन में रहना चाहता है तो मुझे कोई मतलब, मैं कौन होती हूँ मना करने वाली? लेकिन जी अगर रहना चाहता है तो ये मान के चले कि ये एक आग का दरिया है, कम से कम स्त्रियों के लिए। क्योंकि बिल्कुल। होता क्या है कि किसी के साथ आप लिव इन में, मतलब कोई महिला रह ले, उसके बाद उनका अलगाव हो जाए, तो पुरुष अपना जो समाज है, पुरुष प्रधान समाज, उसमें पुरुष को तो कोई लड़की मिल जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी, उसका घर बस जाएगा, वो आराम से रह लेगा, कोई नहीं कहेगा कि फला के साथ रह चुका है। लेकिन जी एक महिला के लिए हमेशा एक टेग लग जाएगा, वो फला के साथ रह चुकी है, बिल्कुल। मतलब वो आचरणहीन है, सीधी सी जी बात। तो ये जो स्थितियां हैं, अगर ये सारी विपरीत स्थितियां जीने का मादा है, जीने की क्षमता है, वो हिम्मत है अंदर से, तो किसी भी तरह का जीवन जीजिए, आप चाहे लिव इन में रहिए या जैसे भी चाहे वैसे रहिए। लेकिन अगर नहीं है तो 100 बार सोचिए। यही मेरा उद्देश्य था उसको लिखने का, कि और जी इसीलिए मैंने अंत भी ये नहीं किया कि मैं अपने तरफ से कोई विचार थोपूं। जी उसको पढ़ने के बाद अगर कोई फिर भी रहना चाहता है तो उसके साहस की
भी मतलब कोई बात नहीं है, वो रह सकता है। और अगर नहीं रहना चाहता है तो वो सारी समस्याएं मतलब पढ़ ले, उसके बाद खुद सोच ले कि क्या क्या उसको दो चार होना पड़ेगा। जी बिल्कुल। उस समय, अच्छा ये जब मैंने उपन्यास लिखा था उस समय लिव इन पार्टनरशिप को सरकारी ऐसे मान्यता भी नहीं मिली थी कि जो बच्चे होंगे वो उनको वैध माना जाएगा कि नहीं, ये सारी चीजें उस समय तक नहीं आई थी, तो वो समस्या और भी गंभीर थी। फिर अब बिल्कुल। तो थोड़ा सरकार भी और कानून भी मतलब साथ आ गया है, लेकिन फिर भी जी बाकी जो सामाजिक समस्या है वो तो हैं जी और वो रहेंगी अभी। जी बिल्कुल। दैहिक स्तर पर शोषित स्त्रियां तो होती ही हैं, लेकिन पुरुष भी दैहिक स्तर पर किस प्रकार से शोषित होते हैं, और अलग अलग राजनीतिक स्थितियां या फिर आर्थिक स्तर जो है, सामाजिक स्तर है, सांस्कृतिक है, इसकी बात आप पचकोड़ी में करती है, तो इसके बारे में कुछ कहेंगी? जी, जैसे मैंने पहले ही कहा ना कि समाज में जो कमजोर है जी वो शोषित है, मुख्य बात यही है। जी पचकौड़ी जो एक बच्चे की कथा से शुरू होती है, पचकौड़ी जो मूल पात्र है उपन्यास का, और वो किस तरह से किन किन परिस्थितियों से गुजरता है। एक छोटा बच्चा है जिसको जो जिसके माता पिता का देहांत हो जाता है, और उसको फिर जो परिवार के सदस्य हैं, जो उसके अन्य रिश्तेदार हैं, वो तक शोषण करते हैं कि उससे काम करवाते हैं जी नौकर की तरह, खाने को ढंग से नहीं देते हैं, मारते पीटते हैं कि वो विवश होकर उसको घर छोड़ना पड़ता है। घर छोड़ने के बाद सवाल ये नहीं, सब इतनी विद्रूपता आ चुकी है आजकल के परिवेश में कि छोटे बच्चे मतलब लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं, लड़कियां जी तो सुरक्षित हैं ही नहीं, लड़के जी भी सुरक्षित नहीं हैं। जी इसी तरह से वो छोटा बच्चा जो है पचकौड़ी, बचपन में एक ट्रक ड्राइवर के हत्थे चढ़ जाता है और उसका दैहिक शोषण होता है। उसके बाद फिर आगे जब कहानी बढ़ती है तो फिर वो राजनीतिकरण के चक्कर में फंसता चला जाता है। अब मैं पूरा डिस्क्लोज नहीं करूंगी, नहीं तो फिर जी मेरा उपन्यास बिल्कुल। कैसे पढ़ेंगे आप लोग जी जिन्होंने नहीं जी पढ़ा है उनके लिए तो पढ़ना जरूरी नहीं। मैं सारी कहानी बता दूंगी तो गड़बड़ हो जाएगा। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। लेकिन उसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी लिया है साथ में, जी क्योंकि राजनीति और मीडिया का संबंध बहुत गहरा हो चुका है। जी कदम बिल्कुल। कदम पर मीडिया और राजनीति साथ चलती रहती है। अगर मीडिया थोड़ी सी ईमानदारी बरते और जन पक्ष को ध्यान में रखे, उस उपन्यास में मैंने जन पक्ष को ध्यान में रखा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से, कि अगर जी जन जी पक्ष को ध्यान में रखे तो बहुत कुछ स्थितियां बदल सकती हैं, और अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको करने का अवसर मिल सकता है। नहीं तो कई बार होता है कि झूठे आरोपों के चलते या कोई किसी भी अच्छा काम करने वाले को भी हटा दिया जाता है। तो वो सारी जी चीजें ना हो अगर मीडिया सपोर्ट करे सही व्यक्ति का सही तरीके से। तो ये जी सारी जी जी चीजें उस उपन्यास में आई हैं। जी बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले आपने शिखंडी इस उपन्यास को वो जी प्रकाशित भी हुआ है, और प्रकाशित होने के तुरंत कुछ दिनों में ही उसे स्पंदन कृति सम्मान मिला था, शायद 21 में जी मिला है ना? जी तो इसके बारे में पहले तो हार्दिक अभिनंदन है आपको, इतने सारे पुरस्कार जी प्राप्त है धन्यवाद। कृतियों को। जी, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? शिखंडी में मैंने बिल्कुल ही नए नजरिए से उस करेक्टर को लिया है। ये महाभारत का बहुत ही चर्चित पात्र है, परिचित पात्र है, और उसके जी बारे में जब मैंने पढ़ा गहराई से, और ये जी पढ़ने का सिलसिला हुआ कि जब मैं थर्ड जेंडर विमर्श पर काम कर रही थी तो उस दौरान सभी बार बार शिखंडी की चर्चा करते थे, तो मैंने उसके बारे में भी अध्ययन किया। तो मुझे बड़ी चौंका देने वाली चीज सामने आई मेरे, कि जी शिखंडी तो कभी थर्ड जेंडर था ही नहीं। जी जब मैंने उसके बारे में जो कथाएं मिलती हैं जो महाभारत में है या महाभारत से जुड़ी हुई कथाएं हैं उनको मैंने पढ़ा, तो मैंने ये पाया कि उसका जन्म द्रुपद के परिवार में द्रुपद की बेटी के रूप में हुआ था। और चूंकि द्रुपद ने ये आकांक्षा की थी कि उसको पुत्र हो, तो जैसा कि कई परिवारों में होता है, चूंकि ये बात मुझे लगी आज भी होता है कि कई लोग अपनी बेटियों को भी बेटों जैसा इसलिए सिर्फ पालते हैं इस धारणा के तहत कि उनका जो पुत्र नहीं हो पाया है तो बेटी को ही पेंट शर्ट पहनाना शुरू कर देते हैं। तो कुछ जी इसी तरह उस समय माहौल रहा होगा। निश्चित रूप से द्रुपद चूंकि
उनकी ये अभिलाषा थी और जो कथा मिलती है कि शिव से भी वरदान प्राप्त था कि पुत्र होगा, लेकिन हुई पुत्री। जी तो जी। शिखंडी के रूप में पुत्री ने जन्म लिया, लेकिन द्रुपद ने लालन पालन किया उसका एक पुत्र के रूप में, और बाद में जी उसने विवाह भी करवा दिया एक लड़की से। जी अब विवाह के समय तो निश्चित रूप से क्षमा करें, किसी का माइक ऑन है, इको कर रहा है। जी जी। तो विवाह के समय ये सारी स्थितियां स्पष्ट हो गई। खुद शिखंडी को भी ये समझ में आया, जो उससे छुपाया गया था, उसको किसी से मिलने नहीं दिया जाता था, तो वो खुद भी नहीं समझ पाया था कि उसका मूल प्रकृति क्या है, स्त्री की है या पुरुष की है। लेकिन जब जी वो अपनी पत्नी से मिला तो पहली रात में ही उसको समझ में आ गया। पत्नी भी चकित रह गई कि मेरे एक विवाह लड़की से ही कर दिया गया है। और वहीं से वो जब घर छोड़ के जाता है, एक यक्ष मिलता है जो उसकी सर्जरी करके उसका सेक्स चेंज करता है, उसे स्त्री से पुरुष बनाता है। जी ये इसलिए भी जरूरी था उसका पुरुष बनना, क्योंकि युद्ध के मैदान में उस समय स्त्रियां नहीं जाती थी, और जी शिखंडी को तो प्रतिशोध लेना ही था, तो इसलिए जी उसका पुरुष होना भी जरूरी था। और जो हम पढ़ते हैं और अनुमान लगाते हैं उस समय के लिए, कि उस समय निश्चित रूप से चिकित्सा विज्ञान भी काफी आगे था। जी 100 पुत्रों के जो जन्म की बात आती है, आज के टेस्ट ट्यूब बेबी से ही हम उसको देखते हैं कि जब आज हो सकता है तो उस समय भी घड़ों में 100 पुत्र जन्मे होंगे। तो सर्जरी के द्वारा स्त्री से पुरुष बना शिखंडी, उसमें थर्ड जेंडर होने का फेज उसके लाइफ में कहीं नहीं आया। उसके जीवन में कोई ऐसा स्थान नहीं है जब वो थर्ड जेंडर रहा हो, किन्नर रहा हो, हिजड़ा रहा जी हो। जी तो ये जो मिथक है, जो एक परंपरा से चला आ रहा है, उसको मैंने तोड़ने का इसमें प्रयास किया है। वो तथ्य दिए हैं, पूरा जी घटनाक्रम दिया है, और इसीलिए लोगों ने सराहा भी, उसे पसंद किया, क्योंकि एक नया नजरिया है जो मुझे लगा कि मैंने जाना है वो मैं सबसे साझा करूं, इस ओर सबका ध्यान दिलाऊं। जी जी। बहुत और बढ़िया। अच्छा लगता है, मैं कभी ये सोच के नहीं लिखती हूँ कि मुझे इस पे अवार्ड मिले या मुझे कोई सम्मान मिले। बस मैं ये चाहती हूँ कि हाँ, हमेशा कुछ नया लिखूं, जी जो अछूता सा रह गया है या अछूता रह रहा है जी उसकी ओर ध्यान दिलाऊं। मेरी जी कोशिश यही रहती है। जी जी ये जो स्त्री विमर्श की किताब जिसका जिक्र आपने किया था, पत्तों में कैद औरतें, जी बीड़ी श्रमिकों पर, जी हमारे बिल्कुल। यहाँ जो महाराष्ट्र में भी है, लेकिन यहाँ बुंदेलखंड में तो सागर के आसपास तो बीड़ी बनाने का ही व्यवसाय मुख्य रूप से पीढ़ियों से चलता आया है, और जी बहुत बड़ी संख्या में। मतलब यहाँ चूंकि अशिक्षा ज्यादा रही है, तो जी स्त्रियां अगर सहयोग देना चाहती हैं अपने परिवार में, आर्थिक सहयोग, तो उनको और कोई रास्ता नहीं समझ में आता है, तो वो बीड़ी बनाने का काम करती हैं, क्योंकि वो घर लाके उसको बना सकती हैं। जी तो वो पूरी प्रक्रिया ने उसमें दोनों 2 खंड लिए हैं। एक ही किताब है, जी बहुत मोटी तो नहीं है, लेकिन हाँ, उसमें मैंने दोनों चीजें ली हैं। ये मैं उसका कवर आपको दिखा रही हूँ। जी तो इसमें एक फेज रहता है जो तेंदू पत्ता कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि जो बीड़ी रोल होती है वो तेंदू पत्ता में रोल की जाती है। जी तेंदू पत्ता का कवर होता है और उसके अंदर तंबाकू का चूरा भरा जाता है। तो तेंदू पत्ता बीनने का काम भी, प्लग करने का, तोड़ने का काम भी महिलाएं ही करती हैं सबसे ज्यादा बड़े स्तर पे। जी और बीड़ी बनाने में ये सोचे कि 80 to 90% महिलाएं जी शामिल रहती हैं, लेकिन पूंजी पर उनका अधिकार नहीं है, वहां पुरुषों का ही अधिकार है, क्योंकि जो जी व्यवसायी हैं वो आमतौर पर पुरुष ही हैं, श्रमिक हैं वो महिलाएं हैं। और चूंकि वो अशिक्षित हैं, इसलिए वो नहीं जानती कि क्या क्या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उस बीड़ी बनाने जी से हो सकती हैं। मतलब जो वो जी साइड इफेक्ट है कि बाद में जो बीड़ी फूकते हुए लोग पहुंचेंगे और पुरुष वर्ग, और वो आसपास धुआं फेंकेंगे और सबको बीमार करेंगे, वो तो है ही। लेकिन जो एक स्थिति होती है कि मैंने कवर में एक बार फिर से दिखाऊंगी कि ये फोटोग्राफ मैंने खुद खींचा था। जी इसमें ये जो महिला है, ये इतने छोटे दूध मुहे बच्चे को अपने गोद में लिए हुए है। ये दृश्य मुझको बहुत अपील किया। वो बीड़ी बना रही है किसके लिए? उस बच्चे के भविष्य के लिए, जी कि उसको एक अच्छा भविष्य दे सके। वो रोल कर रही है उसमें
तंबाकू का चूरा, उसके पार्टिकल्स जो है तंबाकू के उस बच्चे के सांसों में जा रहे हैं। कई ऐसे केसेस हुए हैं जब 20 साल के होते होते तक में तो टीबी के पेशेंट हो गए हैं बच्चे। तो वो नहीं जानती है कि वो जिसके लिए कमाने के लिए इतना कमर तोड़ मेहनत कर रही है, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ भी कर रही है, वो अनजान है इस चीज से। तो ये सारी चीजें उनमें जागरूकता ला सके कि भाई बच्चे को अलग रख दें, खुद भी एक कपड़ा नाक पे बांध लें और फिर करें, ताकि वो बीमार खुद भी ना पड़े, बच्चा भी सुरक्षित रहे जिसके लिए वो मेहनत कर रही हैं। तो ये बहुत सारी इस तरह की विसंगतियां मैंने देखी और कई उसमें मैंने केस स्टडीज ली हैं। तो मैं चाहूंगी कि जो भी इसमें इंटरेस्टेड हो वो जरूर पढ़े, तो उनको समझ में आएगा कि ये बीड़ी बनाने का कार्य कितना कठिन है और कितना जोखिम भरा है और किस तरह से महिलाएं उसमें जूझ रही हैं। जी बिल्कुल सटीक और सूक्ष्म चर्चा आपने उसमें की है हर एक बात की। तो धन्यवाद। जरूर जरूर ये सभी बातें सुनकर जरूर जो श्रोतागण सुन रहे हैं वो पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे। तीली तीली आग बाबा फरीद अब नहीं आते और छिपी हुई औरत और अन्य कहानियां, ये जो आपकी कहानी संग्रह है इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ, बाबा फरीद अब नहीं आती, ये मेरा पहला कहानी संग्रह था। उसमें बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं, शॉर्ट स्टोरीज कह सकते हैं। दूसरा जो संग्रह था तीली तीली आग, वहां से एक तरह से मतलब इन्हीं कहानियों से ही मेरा स्त्री विमर्श का जो सफर है वो शुरू हुआ। उपन्यास तो बाद में आया, पहले कहानियां ही मैंने लिखी। और छिपी हुई औरत और अन्य कहानी, इसमें जो छिपी हुई औरत है जो मुख्य कथा है इस संग्रह की, वो एक सत्य पे ही आधारित है। वैसे मैं ज्यादातर सत्य घटनाओं को ही स्पर्श करके लिखना पसंद करती हूँ, उनके नजदीक जाके, उनका अध्ययन करके, उनसे जुड़ के, और फिर कोशिश करती हूँ ताकि वो यथार्थवादी तथ्य सामने आए। जो कुछ भी मन स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वो सारे पक्ष आ सके। तो किस तरह से एक अगर विवाहित स्त्री है उसके भीतर भी एक और स्त्री मौजूद रहती है, और वह स्त्री हो सकता है कि उसके मन में कोई पुराना प्रेमी हो, अपना वो वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे से निभाती है, बहुत ईमानदारी से निभाती है, कहीं उसमें दोष नहीं है, लेकिन मन में कहीं उसका पहला प्यार भी छुपा हुआ हो सकता है, और जिसको वो उम्र भर छिपाए रखती है पूरे सम्मान के साथ। तो ये जो छिपी हुई औरत है, वो जो स्त्री के भीतर एक और स्त्री मौजूद रहती है, ये उसकी कथा है। उसके अलावा अन्य कहानियां हैं उसमें काफी सारी, तो वो तो पढ़ने के बाद ही आप उससे परिचित होंगी। जी। इस समय जो मैं जुड़ी हुई हूँ खास तौर से, मैं शायद थोड़ा सा विषय परिवर्तन करके बताना चाह रही हूँ, लेकिन अभी मेरी हाल ही में एक किताब आई थी, अभी 22 में ही, 2022 में, वो क्लाइमेट चेंज पर है। वो हालांकि अंग्रेजी में है, और अंग्रेजी में उसको लिखने का मेरा एक खास उद्देश्य भी था। क्लाइमेट चेंज, वी कैन स्लो द स्पीड, कि जो क्लाइमेट चेंज है उसको हम स्लो कर सकते हैं, उसकी स्पीड को हम स्लो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है और इसको महसूस हमें करना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने कई मंचों से ये बात आग्रह भी की है अपने साहित्यकार समाज से भी, कि जिस तरह से हमने स्त्री विमर्श, दलित विमर्श या अन्य विमर्श खड़े किए हैं, उसी तरह से जलवायु परिवर्तन विमर्श भी खड़ा करना जरूरी है। साहित्य में जितना ज्यादा इस विषय पर लिखा जाएगा, काम किया जाएगा, लोगों का ध्यानाकर्षण होगा और तब लोगों में चेतना आएगी। इस किताब में मैंने एक नया काम ये किया, जो पहली बार ये काम किया गया है, कि अक्सर होता है ब्लर्ब पे सीनियर से लिखवाया जाता है टिप किताब के संबंध में विचार, लेकिन मैंने 4 कम उम्र के बच्चों को चुना, मतलब 6 साल 7 साल से और 17 साल के आयु वर्ग के बीच के 4 बच्चे हैं, और उनसे मैंने ब्लर्ब लिखवाया है। इसलिए क्योंकि जो भविष्य है क्लाइमेट का, इस पृथ्वी का, वो सब उनके हाथ में है। हमने तो जो बिगाड़ना था बिगाड़ दिया, अब संवारना उनको है, दायित्व तो उन पर है। तो वो क्या सोचते हैं, और जब मैंने उनके विचार पाए
तो मैं चकित रह गई कि वाकई में बच्चे ज्यादा बुद्धिमान हैं हम आपसे। तो वो ज्यादा कुछ जुड़े हुए जी हैं इन सारे विषयों से और ज्यादा सोचते हैं। हम लोग तो सामाजिक विमर्शों में ही जकड़ के रह गए हैं और बाकी जो परिवेश है उससे दूर होते जा रहे हैं, जबकि ये बहुत जरूरी है। अगर जी पृथ्वी है, अगर जलवायु अच्छी है, अगर पर्यावरण अच्छा है, तो सारे विमर्श है। नहीं तो अगर हम ही नहीं है तो विमर्श किस काम के, और वो होंगे कहाँ। तो जी इस बिल्कुल। पे भी काफी कुछ लेखन किए जाने की जरूरत है, और निश्चित रूप से मेरी योजना है कि मैं हिंदी में भी इस पे काम करूंगी। क्योंकि जो अभी कम उम्र के जो बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, वो अंग्रेजी माध्यम से ही ज्यादा पढ़ रहे हैं, ये सच्चाई है। और इस जी सच्चाई को स्वीकार करते हुए ही मैंने इसको इंग्लिश में ही लिखा, ताकि मैं उन तक वो बात पहुंचा सकूं जो जी भविष्य जिनके हाथ में है, उन तक मैं अपना मैसेज दे सकूं। और मुझे खुशी है कि उसको मतलब काफी लोगों ने सराहा, पसंद किया, और इस किताब को भी एक मतलब बेस्ट बुक के तौर पर लोगों ने लिया है, दर्जा जी दिया जी है। जी। साथ ही में तो स्त्री इस विमर्श और जी आदिवासी विमर्श, स्त्री विमर्श और आदिवासी विमर्श पर भी आपकी किताबें हैं, उनके बारे में कुछ अपने विचार रखें। जी, आदिवासी विमर्श तो मैंने कहूंगी, लेकिन हाँ, आदिवासी जीवन पर मैंने लिखी है किताबें। और उसमें उन जो आदिवासी कल्चर है, आदिवासी संस्कृति है, विशेष रूप से उस पर मैंने केंद्रित करके लिखा है। जैसे उनकी वेशभूषा, कथाएं, लोक कथाएं जो है वो आदिवासी क्षेत्रों की लोक कथाएं, और ये नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित हुई थी। तो इन ये मतलब जब मैंने पढ़ा, वो इकट्ठे किया सारे लोक कथाएं, तो मुझको उस संस्कृति से दो चार होने का मौका मिला। और तब मैंने समझा कि एक कितना एक भोलापन, एक सीधापन उनकी मान्यताओं में है। और यही मुझे बहुत आकर्षित किया। फिर मैंने उनके खान पान, रहन सहन, उनके देवी देवता कौन से हैं, क्या है, इन सब पर अलग अलग अध्ययन किया, और छोटी छोटी पुस्तकें उस पे लिखी हैं। और इस तरह जी से मतलब कोशिश की कि आदिवासी संस्कृति की समग्रता को मैं सामने रख सकूं। जी जी। और विज्ञान और इतिहास की जो किताब है। जी, विज्ञान की किताब में जो न्यायालयिक विज्ञान की नई न्यायालय विज्ञान। चुनौतियां, जी, वो जी फॉरेंसिक साइंस है एक्चुअली, न्यू जी चैलेंजेस ऑफ फॉरेंसिक साइंस। तो जी मेरा कभी विषय नहीं रहा। मैंने पहले ही बताया कि हायर सेकेंडरी के बाद तो मैंने वैसे ही हाथ जोड़ लिए थे साइंस से, और आर्ट की स्टूडेंट बन गई थी। लेकिन अखबार में एक विज्ञापन आया था जी जिसमें न्यायिक विज्ञान की नई चुनौतियां विषय पर, ये संस्कृति मंत्रालय दिल्ली की ओर से था, जी अपराध अन्वेषण ब्यूरो के ने इसका विज्ञापन किया था, कि उन्होंने सभी लेखकों से, हिंदी के सभी लेखकों को आमंत्रित किया था कि इस विषय पर किताब लिखें। तो ऐसी मेरी मित्रों से बातचीत हो रही थी, और उन्होंने कुछ थोड़ा सा चैलेंज के मूड में मुझसे कह दिया कि तुम तो सब विषय पे लिख लेती हो, अच्छा अब इस पे लिख के दिखाओ। मैंने कहा बिल्कुल जी मैं लिख के दिखाऊंगी। तो मैंने फिर यहाँ पे, चूंकि मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी जो है हमारी केंद्रीय यूनिवर्सिटी, वहाँ पर फॉरेंसिक साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। तो मैं वहाँ गई, वहाँ मैंने प्रोफेसर से डिस्कस किया, और लाइब्रेरी में बैठकर, चूंकि वो हिंदी में तो उसमें किताबें उपलब्ध नहीं है, अंग्रेजी में ही सारी किताबें हैं, देश विदेश जो भी मिली मुझे लाइब्रेरी में, मैंने 2 महीने तक डट कर अध्ययन किया। और जितना मैं पढ़ती गई फॉरेंसिक साइंस को, न्यायिक विज्ञान को, उतनी ही मैं उससे जुड़ती गई। उसमें अपराध मनोविज्ञान भी शामिल है, बैलिस्टिक साइंस भी शामिल है, सारी चीजें हैं। वो सारे पढ़ने के बाद मैंने सिनॉप्सिस बनाकर और भेज दिया मंत्रालय को, अपराध अन्वेषण ब्यूरो के पास। और सौभाग्य की बात है कि वो स्वीकृत भी हो गया। उसके बाद मुझे पूरी किताब लिखने का मौका दिया गया, तो मैंने पूरी किताब लिखी, और उस पर वो गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार मुझको जी जी। प्रदान किया गया। तो पाठ्यक्रम इस में तरह भी से, लगी है। जी पाठ्यक्रम में भी लगी है वो किताब, जी है जी ना। बिल्कुल। जी 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 चूंकि हिंदी में कम उपलब्ध है इस ऐसे विषयों पर, तो इसलिए वो पाठ्यक्रम में भी एक अनिवार्य रूप से जोड़ी गई, ताकि सहूलियत हो सके जी जी स्टूडेंट्स को पढ़ने में, समझने में।
जो हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं उनको थोड़ी फिर समस्या आ जाती है अगर सिर्फ जी अंग्रेजी में उनको संदर्भ ग्रंथ मिले तो। जी। वैसे स्त्री तो विमर्श आज, जी 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 बोलिए। नहीं, मैं चूंकि संदर्भ आया तो यही बताना चाह रही थी कि जो मेरी किताब है प्राचीन भारत का सामाजिक और एवं आर्थिक इतिहास, आर्थिक ये भी इतिहास। उत्तर प्रदेश के कई कॉलेजों में चल रही है, पढ़ाई जाती है। जी क्योंकि वो भी कुछ इस शैली में लिखा है मैंने, चूंकि इतिहास तो मेरा प्रिय विषय रहा ही है जी कि स्टूडेंट्स को वो ज्यादा सहूलियत से समझ में आ सके सब चीजें। जी 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 पूछिए, आप क्या जी। पूछते हैं? स्त्री विमर्श आज किस पायदान पर खड़ा है, या विमर्शों की इस दौर में स्त्री विमर्श की अहमियत क्या है, आपको क्या लगता है? बहुत अहमियत है, क्योंकि जब तक के समस्याएं स्त्रियों के जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं तब तक विमर्श चलते रहना चाहिए। मैं जी ये मानती हूँ विमर्श को संकुचित नजरिए से नहीं देखना चाहिए। जब हम किसी भी विमर्श की बात करते हैं तो मैं तो यही मानती हूँ कि किसी विषय पर, जैसे अगर स्त्री विमर्श है तो स्त्री जीवन पर प्रत्येक पक्ष से, प्रत्येक दृष्टिकोण से अगर चर्चा की जा रही है तो वही विमर्श है। अगर हम उस विषय पे बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो हम विमर्श ही तो कर रहे हैं। तो जी ये स्त्री विमर्श, जब तक स्त्रियों के जीवन में एक भी समस्या मौजूद है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, विमर्श चलते रहना चाहिए। विमर्श से नए विचार जन्म लेते हैं और नए रास्ते बनते हैं। तो ये बहुत जी जरूरी चीज है। और मुझे लगता है वर्तमान समय में स्त्री विमर्श एक प्रखर रूप से हमारे सामने है। बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत कुछ लिखा जा रहा है और आगे भी लिखा जाता रहेगा। और जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आ रहा है उस हिसाब से विमर्श के दायरे में भी परिवर्तन आता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसमें कई ऐसे संदर्भ जुड़ते हैं जो ग्रामीण परिवेश से भी होते हैं और महानगरों से भी होते हैं। जी तो मैं तो यही मानती हूँ कि हर विमर्श आवश्यक है जी और जितनी भी प्रखरता से उसको आगे बढ़ाया जाए उतना अच्छा है। जी बिल्कुल। शरद जी, अब तक के संवाद से आपके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में सभी बातें, बहुत ज्यादा बातें समझ में आ गई। अब जानना चाहते हैं कि आपके साहित्य का मुख्य सरोकार क्या है? मेरे साहित्य का मुख्य सरोकार बस यही है कि जो भी विसंगतियां हैं समाज में जी वो दूर करने की दिशा में मैं अपनी कलम चला सकूं, जी मैं उन सारी समस्याओं को सामने ला सकूं। मेरा यही पूरा प्रयास रहता है कि जो है तो सबके सामने, लेकिन उसको रेखांकित नहीं कर रहे हैं लोग, तो उसको मैं कोशिश करती हूँ कि रेखांकित करूं और सबके सामने लाऊं ताकि लोगों का उस पर ध्यान जाए और उस पर लोग काम करें। जैसे जी एक मैं उदाहरण देना चाहूंगी। समय तो है ना अभी? जी जी है, हाँ, मैं ये कीजिए। उदाहरण देना चाहूंगी। एक मेरी कहानी थी कृपया शांत रहिए, जी जी जो मेरे संग्रह में भी है और ये हंस में प्रकाशित हुई थी जी और विशेष रूप से राजेंद्र यादव जी को बहुत पसंद आई थी। जी उसमें कहानी में यही था, सिर्फ बहुत संक्षेप में बताऊं कि एक महिला आरक्षक अपनी ड्यूटी पे जाती है ग्रामीण अंचल में जी और वो चूंकि ग्रामीण अंचल में ड्यूटी तो लगा दी जाती है, मंत्री नेताओं के लिए मंच भी सज जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है अक्सर कि महिला है तो उसके लिए एक टॉयलेट की व्यवस्था वहां हो। जी तो ये दिक्कत है कि वो ड्यूटी दे रही है लेकिन उसके लिए कहीं ऐसा स्थान नहीं है और ये तो एक नैसर्गिक आवश्यकता है उसको। लग रहा है कि मैं कहीं जाऊं, वहां माहौल ऐसा नहीं है कि वो जाए कहीं पे भी और अन्य ग्रामीण महिलाओं के समान किसी भी पेड़ के झाड़ी या झुरमुट के ओट में बैठ जाए, नहीं तो उसके फिर वो जो इमेज है वो गड़बड़ होगी, पुलिसिया इमेज जो है। तो ये सारी चीजें उसके ऊपर प्रेशर डालती हैं, उसके मन में प्रेशर डालती हैं और उसको जब अनाउंसमेंट हो रहा है तो उसको लगता है कि वो चिल्ला के कहे कि कृपया शांत रहिए, क्योंकि वो अंदर से बहुत अकुलाहट जी महसूस कर रही है। जी तो जब मैं यहाँ पर एक मुहिम थी स्वच्छता मिशन की, उसमें मैं जुड़ी तो मैंने ये महसूस किया और यहाँ महापौर जो उस समय थे उनसे मैंने कहा कि यहाँ सारी व्यवस्थाएं मेरे शहर में बढ़िया हैं,
लेकिन महिलाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है प्रॉपर। जो मुख्य मार्केट है वहां पे ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जहाँ जा सके। 3-4 घंटे लग जाते हैं शॉपिंग में, फिर उसके बाद निश्चित रूप से कुछ खाना पीना, चाट समोसे वगैरह वगैरह कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, जी स्वाभाविक है। तो पुरुष वर्ग तो कहीं भी चला जाता है, लेकिन महिलाएं क्या करें। और जी एक बहुत ही जेन्युइन चीज थी, महापौर बिल्कुल ने मेरी बात समझी, स्वीकार की और उन्होंने फिर टॉयलेट्स बनवाए। तो जी मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं लिखती भी हूँ और जमीनी रूप से उसको पूरा करवाने की अपने तरफ से तो प्रयास करती हूँ। अब जी जी जितना हो पाता है उतना करती हूँ, जो नहीं हो पाता उसके लिए मलाल रह जाता है मन में कि ये काम पूरा नहीं हो पाया है। तो जी मैं समझती हूँ कि लेखक कोई है अगर, तो उसका दायित्व सिर्फ लेखकीय नहीं रह जाता है, जी जमीनी तौर पे भी आज काम करने की जरूरत है। और जी जो इस तरह से हैं बहुत सारे हमारे साहित्यकार समुदाय में हैं जो जमीनी तौर पे भी काम कर रहे हैं। और जी निश्चित रूप से जैसे सुधा अरोड़ा जी का मैं नाम ले सकती हूँ कि वो जमीनी तौर पे भी काम करती हैं और लिखती भी हैं। तो जब हम जमीन से जुड़कर काम करते हैं तो उसका पूरा असर लेखन में भी आता है। जी जैसे मैंने वही बताया कि न्यायालिक विज्ञान की चुनौती है, जब मैंने उसमें अपराध मनोविज्ञान पढ़ा तो मुझे मनोविज्ञान का पक्ष मेरे सामने आया। और जब मैंने उपन्यास लिखे और निगेटिव करेक्टर उसमें आए तो मुझे जी उनका चरित्र चित्रण करने में, उनके बारे में लिखने में बहुत सहूलियत हुई। जी बिल्कुल क्योंकि मैं जानती थी कि एक क्रिमिनल माइंड क्या सोच सकता है, एक बुरा व्यक्ति क्या सोच सकता है, किस तरह से वो सोचता है। तो जी हर विषय महत्वपूर्ण हो जाते हैं एक साहित्यकार के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा विषयों से जुड़ना चाहिए। जी जब बिल्कुल मैं जमीनी स्तर पे जाती हूँ, महिलाओं से मिलती हूँ, उनकी समस्याएं देखती हूँ, ग्रामीण अंचल में जाती हूँ, तो वो निश्चित रूप से मेरे साहित्य में भी आता है, क्योंकि वो एक सच्चे अनुभव रहते हैं जिनको मैं आत्मिक रूप से महसूस करती हूँ। और फिर जी मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा दायित्व है कि मैं उसको सामने रखूं। जी जी समकालीन हिंदी साहित्य के बारे में आपकी राय क्या है? मेरी राय अच्छी ही है, जी क्योंकि बहुत कुछ लिखा जा रहा है और मैंने कहा ना कि बहुत अच्छा अच्छा लिखा जा रहा है। जो नए रचनाकार हैं वो भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं अपने दृष्टिकोण से, और हमारे सीनियर्स तो लिख ही चुके हैं। तो जी जी मतलब जो है हिंदी साहित्य या साहित्यिक परिवेश, उसका वो माहौल जो है, मतलब मुझे तो संतोषजनक लगता है। जी उसमें कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि कहीं कोई कमी हो, जी समग्रता से लिखा जा रहा है। जी जी चलिए अभी मुलाकात के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं। आपकी रचनाएं जितनी भी प्रकाशित हो चुके हैं, पूरी की पूरी हर एक रचना को सम्मानित किया गया है। तो बहुत सारे पुरस्कार आपको प्राप्त है, तो उसमें से कुछ जो आपको लगते हैं, ऐसे कुछ पुरस्कारों का उल्लेख आप करना चाहेंगी? अब पुरस्कारों का उल्लेख तो आप मुझसे ना करवाएं तो अच्छा है, क्योंकि मैं पुरस्कारों के उस पर उतना ध्यान नहीं देती हूँ। हाँ, जो अगर अपना तो से और मेरे लेखन के विश्वास को ध्यान में रखते हुए मुझे प्रदान कर दिया जाता है तो मैं सिर झुका के उसको ग्रहण कर लेती हूँ। जी लेकिन पुरस्कारों की दौड़ में या पुरस्कारों की अभिलाषा में मैं कभी नहीं रहती हूँ। मेरा जी बस मूल उद्देश्य रहता है लेखन का। जी जो मैंने कहा कि जो मेरे लेखन का टारगेट भी है और जो मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मैं समस्याओं को सामने ला सकूं, जी कोशिश करती हूँ कि उसका हल भी दे सकूं। और जी जहाँ नहीं दे पाती हूँ तो एक प्रश्न छोड़ देती हूँ ताकि लोग चिंतन करें और उसके आगे का काम करें। तो हम्म। यही मेरा उद्देश्य रहता है। अब जी देखिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर, किसी भी स्तर का पुरस्कार हो, वो तब तक के उतना महत्व नहीं रखता है जब तक आपका लेखन महत्वपूर्ण ना हो और लोगों के द्वारा वो पसंद ना किया जाए, अप्रिशिएट ना किया जाए। और जो पाठकों का प्यार मुझे मिलता है, जो आप जैसे लोगों का प्यार मुझे मिलता है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। उससे जी बढ़कर और जी किसी पुरस्कार को मैं नहीं मानती हूँ। कि जी आप लोगों का बिल्कुल जो मेरे लेखन के प्रति विश्वास है, उससे बढ़ के पुरस्कार मेरे लिए और कोई नहीं है। जी। और आपने जो लेखनी चलाई, तो लेखनी चलाने के बाद जो समाज में परिवर्तन आया, वो बहुत बड़ा पुरस्कार आपको लगा होगा। बिल्कुल, ये तो है, खुशी होती है, आत्मिक खुशी होती है। उस समय जी लगता है कि हाँ, जो काम किया, जो मेहनत की,
वो कहीं ना कहीं सफल हुई है। भले वो, मैं कहती हूँ 5% भी अगर सफल होती है तो बहुत आत्मिक संतोष मिलता है, अच्छा जी लगता है। और जी एक चीज मैं अपने बारे में बता दूं, आप जो मेरे फेसबुक से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि जी पता नहीं क्यों मुझे बनावटी गंभीरता ओढ़े रहना कभी पसंद नहीं आया। मैं बिल्कुल। बहुत ही खिलंदड़े स्वभाव की हूँ, और जी अपने भीतर का जो बचपना है मैं उसको कभी मरने नहीं देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जी कि हर व्यक्ति इसी तरह से, क्योंकि अगर आपके भीतर बचपना मौजूद है, आपके भीतर वो खिलंदड़ापन मौजूद है, तो आप बड़ी से बड़ी समस्याओं को पार पा जी सकते हैं और उनका सामना कर सकते हैं। अब जी आप तो परिचित ही हैं कि मेरे साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई। अब जी ये अप्रैल का माह ही है जब मैंने 20 अप्रैल को अभी 21 में जी माँ को खोया, और उसके जी ठीक 13 दिन बाद मैंने अपनी दीदी को खोया, जो मेरे लिए बहुत ही आत्मीय थी। मतलब जी हम लोग तो एक जान दो शरीर जैसे थे। कई काफी अरसे तक तो मुझे यही लगता रहा कि मैं क्यों हूँ, वो क्यों चली गई जी और मैं क्यों रह गई। जी लेकिन फिर जो मेरे अंदर की जो भावनाएं थी, मैंने कहा नहीं, कि कोई तो उद्देश्य होगा मेरे रहने का, उस जी उद्देश्य को मैं ढूंढूं। लोगों ने भी मुझे कहा कि नहीं, आप लेखन में अपने को मशगूल करिए। तो जी मैंने कहा कि हाँ, ये सही है। और बस उसके कारण फिर से एक जिंदा दिली जो थी मेरी वो लौट सकी। और जी मुझे लगता है कि अगर कोई खुश व्यक्ति है तो खुशियां वो बांट सकता है। रोना बिल्कुल बांटने से खुशी बांटना ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। तो मैं चुगलबाजी भी करती हूँ, थोड़ा जी खिलंदड़ापन भी करती रहती हूँ। जी जी बस। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। जी, मुझे भी आ, बहुत खुशी हुई। 1 घंटे से शायद 1.5 घंटा हो चुका है हम बातचीत कर रहे हैं। हाँ, लेकिन और मैं सार्वजनिक रूप से एक बात के लिए क्षमा जरूर मांगना चाहूंगी आपसे, जी जी क्योंकि जी ये जो बातचीत थी बहुत अरसे से लंबित थी, और आप जी मुझे बहुत समय से कह रही थी, और ये मेरे कारण ही चलता जा रहा था, मेरी व्यस्तताओं के कारण। तो मैं उसके लिए जी क्षमा प्रार्थी हूँ। आज आखिरकार मुहूर्त आया और आपको जी जो जी असुविधा हुई इतने लंबे समय तक इंतजार करने की, जी तो वाकई मैं शर्मिंदा हूँ उसके लिए। और मेरी नहीं कुछ नहीं ऐसी व्यस्तताएं रही कि जिसके कारण मैं आपसे संवाद नहीं कर सकी थी। तो नहीं, मैं ऐसे सतीश कोई यादव बात जी नहीं। को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो पूरे समय उपस्थित रहे और इस संवाद से जुड़े रहे। संतोष कुलकर्णी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, और जी आपको धन्यवाद भी और बहुत सारा प्यार भी। जी, तहे दिल से शुक्रिया शरद जी। जी आपने धन्यवाद। अपने लेखन की तरह बेबाक संवाद के माध्यम से आपके व्यक्तित्व और कृतित्व सृजन संसार पर प्रकाश डाला। तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और अगली सूत्र संतोष जी के पास सौंप देती हूँ। धन्यवाद मैम। जैसा सोचा था उससे कई गुना हमने पाया है। जी और धन्यवाद। सचमुच सही आपने कहा कि बहुत अरसे से, बहुत समय से हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जी जी, इसी तो इसीलिए तो कारणवश मैंने क्षमा याचना की पहले। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। बस रूबरू आज हुए हैं, हम धन्य हो चुके हैं। और सभी जी, लोग मुझे भी भी बहुत आपके अच्छा विचारों लगा आप से, सबसे जुड़ के। है ना, धन्य हुए हैं। जो आपकी शिक्षा हुई, आपका जन्म हुआ, जैसे कि आपने, आपके माँ ने कहा था कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई, ये वाक्य जी, पहले ठीक तरह से बोल नहीं पाया था, अभी आया थोड़ा। तो वैसे मैं निश्चित ही यहाँ पर एक मिनट में ये बता दूं, मुझे याद आ गया कि ये जो मेरा नाम रखा गया वो ऋतु के आधार पे तो रखा गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये इसकी जड़ें जो है वो महाराष्ट्र से जुड़ी हुई हैं। हम बिल्कुल लोगों सही। के परिवार के बहुत परिचित थे शरद गोरे जी। वो माँ उनको राखी बांधती थी, मेरे मामा के समान थे वो। तो उनका नाम माँ को बहुत अच्छा लगता था। तो बाद में मैंने कहा भी, मैंने कहा निश्चित वो शरद मामा के नाम पे मेरा नाम रखा गया है। हालांकि इस नाम के कारण बेबाकी के साथ बदलते समय और परिवेश को सामने रखते हुए, भले ही उसमें काल्पनिकता क्यों ना हो, सटीकता के साथ आपने उसका विश्लेषण किया है, आपने लिखा है। और पाठकों के मन पर निश्चित तौर पर राज करने लगता है यह विचार, क्योंकि आप किसी दूसरे व्यक्ति को बदल नहीं पाते। या एक ये तो व्यक्ति है। जिस विचारधारा को लेकर चलता है, वही व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति वही उसी विचारधारा को लेकर चलेगा, ऐसी बात नहीं होती। हर एक व्यक्ति की अपनी विचारधारा होती है। जैसे कि आपने लिव इन रिलेशनशिप की बात की, वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है।
कटता तो कौन है, कद्दू ही कटता है। चाकू तो अपनी जगह होता है, लेकिन कटता कौन है, कद्दू ही कटता है, नुकसान उसी का ही बिल्कुल। होता है। लेकिन इन स्थितियों को वर्तमान समय का परिवेश या स्त्रियां या पुरुष क्यों न हो, वो समझ नहीं पा रहे, और पाश्चात्य का अनुकरण करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई देता है। इससे बहुत बड़ी हानि होती दिखाई देती है। और समाज में किस तरह से क्रियाकलाप चल रहा है उसके प्रति भी आपने सटीकता के साथ बात कही है। आदिवासी व्यक्तियों के जनजीवन के संबंध में कही है, उनके जीवन में एक उजाला निर्माण हो, ऐसा आपका साहित्य है, फिर भी यह समाज उसको स्वीकारने में नहीं लगा। वो अपनी ही बात करने लगता है। जब बीड़ी कामगारों की बात आपने कही, बहुत बढ़िया बात है। माँ अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, प्रकाशमय हो, यह कामना करने लगती है, लेकिन उसके अज्ञानता के कारणों से मालूम नहीं है तंबाकू की ये जो चूर्ण होता है उसके नाक में चला जाता है, उसे बीमारी लगने लगती है, ये समझ नहीं पाता। एक अलग सी भावना, अलग सा विचार, अलग ये सी इसी स्थितियां तरह से होती तो है। मुझे जब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को मैंने पढ़ा तो मुझको एक चीज बहुत जबरदस्त तरीके से खटकी कि हमेशा उनके अन्य विचारों को तो प्रमुखता से लाया जाता है, लेकिन मान हिंदी में जो हिंदी जगत है वहाँ, लेकिन जो उनके स्त्रियों से जुड़े हुए विचार हैं जो बहुत ही मायने रखते हैं, जो जिसका जो विस्तार है वो अनंत है, उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसीलिए मैंने वो किताब लिखी डॉक्टर अंबेडकर का स्त्री विमर्श, कि उनका समाज की सभी स्त्रियों के लिए क्या संदेश था। वे समाज की हर स्त्री का उद्धार चाहते थे, वे चाहते थे कि मुख्य धारा से जुड़े। तो इस पर लोगों का ध्यान जाना चाहिए, बस यही मेरे मन में आया और फिर मैंने उस किताब को लिखा। धन्यवाद मैम, बहुत बढ़िया तरीके से आपने आपके विचारों से, साहित्य से हमें अवगत कराया। और भी मन आपके साहित्य को पढ़ने के लिए बेचैन होने लगा है, ऐसा हमें महसूस होने लगा है। निश्चित तौर पर आपसे हमारी बाद में मुलाकात तो निश्चित होगी ही। और आज के इस कार्यक्रम में, संवाद में जो कोई मीट से जुड़ा है, उन सभी से निवेदन है कि अगर किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति उनके साहित्य के संबंध में या जीवन के संबंध में अगर कोई प्रश्न हो तो निसंकोच पूछिए। हाँ मैडम, एक सवाल है मेरा। जी। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। सर मैम, आपका नाम आप बोलिए पहले। बहुआयामी संपदा लिखी है। मुझे ऐसा लगता है कि इन पे कई सीरियल अगर बनेंगे, जैसे कि आपने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का स्त्री विमर्श है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्त्रियों पे जो लिखा है वो समाज में बहुत करके पढ़ा नहीं जाता या फिर उसको आगे नहीं लाया जाता। ये बात सही है मैडम, लेकिन इस पे अगर कोई सीरियल या कोई प्रोग्राम बनता है तो शायद मैडम उसका और अच्छा फायदा समाज को होगा। जी हाँ, लेकिन सवाल ये है कि ईमानदारी से उसको बनाया जाए। जैसे पिछले पन्ने की औरतें पढ़ने के बाद मेरे पास प्रस्ताव आया था, जिन्होंने वो चंद्रकांता सीरियल बनाया था, वो महिला नाम थोड़ा सा मैं भूल रही हूँ, तो उनका मेरे पास प्रस्ताव आया, लेकिन उनकी कुछ शर्तें थी जो मुझे पसंद नहीं आई। फिर उसके बाद एक और सज्जन थे, उन्होंने मुझसे कहा, और उन्होंने फिर एक सीरियल बनाया भी जो जी टीवी पर प्रसारित हुआ, और जिसका पहला एपिसोड देखते ही मैंने सिर पीट लिया। उन्होंने यहाँ बुंदेलखंड का जो पहले एपिसोड में दृश्य दिखा दिया कि एक वो जो बेड़िया परिवार की जो लड़की है, बेड़नी है, वो रिक्शा चला रही है और ठाकुर साहब को बिठा के ले जा रही है। ये असंभव सा दृश्य, ऐसे असंभव दृश्य के साथ मैं कैसे अपना नाम दे सकती थी या कैसे एडजस्ट कर सकती थी। जब आप कोई भी सीरियल बनाए तो उस मूल कृति को, मूल परिस्थितियों को ध्यान में रख के बनाए, तभी उसका औचित्य है। अगर ज्यादा उसमें गड़बड़ी कर दी, ज्यादा उसमें फिक्शन डाल दिया, और जो बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है, यहाँ कोई भी ऐसी लड़की नहीं जो पैडल रिक्शा चलाए और उस पर कोई पुरुष बैठ कर जाए। ऑटो रिक्शे पे जा सकते हैं, लेकिन पैडल रिक्शा पे कहीं पे भी अपने देश में इस तरह की स्थिति नहीं है कि पैडल रिक्शा चला रही लड़की और उस पे कोई पुरुष बैठा है, और वो दिखा दिया गया। तो इस तरह के कई प्रसंग आए मेरे सामने भी,
जिस पर उन्होंने बनाना चाहा, लेकिन मैंने मना किया। मैंने कहा आपको जो करना हो करिए, अपने नाम से करिए, ना मेरे उपन्यास का उसमें नाम आना चाहिए, ना मेरा, क्योंकि उससे ये लगेगा कि ये तथ्य मेरे उपन्यास में है, जबकि वो कहीं नहीं है। और निश्चित रूप से आपने जो बात कही कि हाँ, जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत मजबूत चीज है। अगर उसमें कोई सीरियल के तौर पे आती हैं ऐसी चीजें, तो घर घर तक पहुंचती हैं, लोगों के मानस तक जल्दी पहुंचती हैं, सटीक तरीके से पहुंचती, बस उसका प्रदर्शन और उस प्रस्तुति सटीक होनी चाहिए। संभवतः नीरजा गुलेरी की है ना चंद्रकांता जी जी? हाँ, नीरजा गुलेरी जी, उन्हीं का मेरे पास प्रस्ताव आया था। लेकिन उनकी कुछ शर्तें थी ऐसी कि जो मैंने फिर मना कर दिया कि वो संभव नहीं है। मतलब कुछ बेड़िया समाज की जो महिलाएं थी, वो दिल्ली या मुंबई ले जाके उनको पिक्चराइज करने की बात थी। मैंने कहा वो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती हूँ। ये उस उनका अपना वो है, उन महिलाओं की वो है सोच कि अगर वो जाना चाहें तो वो जा सकती हैं, आप उनसे सीधे बात करिए, मैं नहीं कर सकती हूँ। ये मेरी मैम जिम्मेदारी नहीं है और मैं चाहूंगी भी नहीं। वो जहाँ रह रही है उसी परिवेश में अगर पिक्चराइज किया जाए वो ज्यादा बेहतर होगा। तो इसी सब चीजों में वो टलता गया, सब आंचल मतलब मैम रद्द आंचल होता गया। चौधरी जी, आप वो कहती है, मैम आप क्या मानती हो कि एक स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है? जी क्या आप एक स्त्री की जरा आजादी जोर से उसके? बोलिए, समझ नहीं पा रही हूँ मैं। मैम आप क्या मानती है? उनका मानना यह है, उनका प्रश्न यह है, क्या स्त्री स्त्री ही एक स्त्री की दुश्मन है? एक स्त्री दूसरे स्त्री की दुश्मन है, क्या आप ऐसा मानती है? क्या उस पक्ष में आप है? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानती हूँ। इसलिए क्योंकि अभी पिछले दिनों ही एक कार्यक्रम में मैं गई थी, और यही महिला दिवस के तारतम्य में कार्यक्रम था, पुरुष वर्ग भी वहाँ मौजूद था। तो मैंने उस पुरुष वर्ग से यही कहा था कि ठीक है, ये तो कह दिया जाता है कि स्त्री दूसरे स्त्री की दुश्मन होती है, लेकिन जब किसी घर में किसी बहू को जलाया जाता रहता है, कि प्रताड़ित किया जाता रहता है, उस समय पुरुष वर्ग कहाँ रहता है उस परिवार का? क्या सारा पौरुष उस एक महिला के लिए जो पत्नी कहलाती है उसके लिए ही होता है? क्या उसको बचाने के इस पौरुष का प्रयोग नहीं किया जाता? एक ससुर रूपी पुरुष, एक पति रूपी पुरुष, एक देवर रूपी पुरुष, वो पुरुष वर्ग कहाँ रहता है? ये तो एक तरह से भड़का कर और उनकी इच्छाओं को बढ़ाकर और एक स्त्री को दूसरे स्त्री के खिलाफ खड़ा कर देने की बात है। दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा अगर मैं मजाकिया बात करूं, तो कभी आपने ये नहीं सुना होगा, ये मतलब सौतिया डाल की जो बात कही जाती है, तो किसी स्त्री ने दूसरे स्त्री के ऊपर बंदूक नहीं तानी होगी जो पुरुष वर्ग करता है। कि अगर कोई ऐसा प्रसंग आ जाए तो वो बंदूक लेके और खड़ा हो जाता है कि अभी मैं शूट कर दूंगा। लेकिन कभी किसी को स्त्री के बारे में नहीं सुना होगा कि उसने दूसरी स्त्री को गोली मार दी, सिर्फ सौतिया डाह के चलते। तो बस मैं तो अपने समझती हूँ कि पुरुष वर्ग ज्यादा ज्वेलस होता है एक दूसरे के प्रति। बिल्कुल सही कहा। जी, और कोई प्रश्न? और किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। नमस्ते मैडम। मैडम आपने जी नमस्ते। स्त्रियों के विचार के विषय में कहा, डॉक्टर अंबेडकर साहब के जो विचार थे, जो उनके बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो हमें आज तक नहीं मालूम पड़ा, कभी कभी हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो इसके जिम्मेदार कौन साहित्यकार है, कौन है कि उनके विचारों को समाज तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं हमारी भागीदारी यानी पीछे रह गए, हम जी, पिछड़ मैं गए। शुरू की बात आपकी सुन नहीं पाई, वो फिर से आप रिपीट करिए जरा, मैडम मेरा आवाज कहना धीमी है थी। कि जो हमारे भीम साहब अम्बेडकर जी के विचार थे स्त्रियों के प्रति, हाँ तो हाँ। ये जैसे दबे रह गए, बहुत सारे और भी विचार दबे रह गए उनके। बहुत अच्छे अच्छे जी जी। विचार हैं, उन्होंने सभी विषय में, सभी क्षेत्र में उनके बहुत सुंदर विचार है। तो मैं इस तरह के विचार के बारे में करता हूँ कि ये आज हम पहली बार जैसे सुन रहे हैं कि हम्म। उनके विचार बहुत अच्छे थे, लेकिन हम तो आज सुन रहे हैं। तो आज इतने लेट क्यों सुन रहे हैं हम? क्योंकि ये विचार समाज के सामने पटल पर लाने में, ना लाने में कौन जिम्मेदार रहे? हम आप ही जिम्मेदार हैं, हम आप लोग ही जिम्मेदार हैं। ये किसी एक पर जिम्मेदारी नहीं थोपी जा सकती है। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ तो राजनीतिक वर्ग भी जिम्मेदार होता है, वो अपने स्वार्थ के हिसाब से चीजों को तोड़ मरोड़ देता है। लेकिन जो हम समाज के सदस्य हैं, हमारा दायित्व भी बनता है। अगर मैंने सोचा तो
चंद और लोगों ने भी सोचा होगा। ये है कि हाँ, उन्होंने पहल नहीं की जो करनी चाहिए थी। कि अगर डॉक्टर अंबेडकर के विचार और दूसरे तरह के जो विचार हैं स्त्रियों को लेकर है, कि वो कहते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा मत करो, साफ सफाई से रहो, बहुत ही बुनियादी विचार जो मुझे लगता है, और हर एक उस समाज के हर एक वर्ग की स्त्री से वो कहते हैं। वो किसी विशेष वर्ग की स्त्री की बात नहीं करते, वो समग्र स्त्रियों की बात करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये चीज सामने लाई जानी चाहिए थी। लेकिन अक्सर क्या होता है कि एक तो विचारों का कई बार इतना ज्यादा राजनीतिकरण हो जाता है कि बहुत अच्छे विचार उसके पीछे दब के रह जाते हैं, और वो उस पे लगता है लोगों को कि इस पे क्यों चर्चा की जाए। इनकी पहचान तो दूसरे संविधान निर्माता के रूप में है। संविधान ठीक है, उन्होंने बनाया, हिंदू लॉ उन्होंने बनाया, सब ठीक है, लेकिन जो और भी पक्ष है वो सारे पक्ष समग्रता से आना चाहिए, तभी तो हम बाबा साहब को पूरी तरह से जान सकेंगे। उनको समग्रता से जब उनके विचारों को जानेंगे तभी तो उनको पूरी तरह से जान सकेंगे। तो इस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। जो मतलब मैं मराठी साहित्य में निश्चित रूप से लिखा गया है और काफी कुछ लिखा गया, लेकिन हिंदी में कम आया, और लेकिन धीरे धीरे अब आता जा रहा है, ये अच्छी बात है। कोशिश करते रहते हैं सभी लोग, ध्यान जाता है उस पर। अब तो काफी कुछ लिखा जा चुका है। सुरेश तो जी मैं भी तो यही कुछ कहूंगी कि हम आप ही जिम्मेदार हैं जो जानते हुए भी उसको सामने नहीं लाते हैं। जी मैम, सुरेश जी भी पूछना चाहते हैं। हाँ हाँ, उन्होंने जी पूछिए। रेज हैंड किया है। हाँ सुरेश जी, माइक ऑन कीजिए सर, माइक ऑन करके बोलिए। गिर सर, माइक ऑन कीजिए। सर माइक माइक आपका ऑन नहीं हो रहा। हाँ जी जी, हाँ वो आपने कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ, तो हाँ मैं बोलिए। पूछना नहीं चाहता। मैं प्रसन्न हूँ इस संवाद से, इस चर्चा से। और मैं शेर शेर लिखता हूँ तो एक दो शेर सुनाऊँ। जी बिल्कुल, शायरी इरशाद लिखता हूँ तो, जी। अगर इजाजत है तो सुनाता हूँ। अरे बोलिए बिल्कुल, बोलिए। मुझे बहुत खुशी होगी। गजल का मतलब है कि जो प्यार से मर जाए उसे हथियार की क्या जरूरत। क्या बात है। जो प्यार से मर जाए उसे हथियार की क्या जरूरत, इकरार से बेकरार कर डालो, इनकार की क्या जरूरत। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। क्या बात, क्या बात। गजल के इस शेरों में भी कुछ प्रश्न हैं, जी शायद आप उत्तर दे सके तो अच्छा लगेगा। आजकल जी। तो मोहब्बत भी खरीदी और बेची जाती है। आजकल तो मोहब्बत भी खरीदी और बेची जाती है। ये हकीकत शहर के घरों तक, बाजार की क्या जरूरत। बिल्कुल ये सही। हकीकत शहर के घरों तक, बाजार की क्या जरूरत। ये सही है। ये शेर सुनिए कि नंगेपन की नुमाइश जो सर चढ़कर बोल रही है, नंगेपन की नुमाइश जो सर चढ़कर बोल रही है, हैवानियत पे उतरने पैदाइशी गुनहगार की क्या जरूरत। क्या बात, पैदाइशी गुनहगार की क्या जरूरत। बहुत खूब। मिट्टी का पुतला हो जो गुनाह से गीला, मिट्टी का पुतला हो जो गुनाह से गीला, गुनाह से तो खुद गीला। गल जाए। खताबार चेहरे बोलते हैं, जुबानी इकरार की क्या जरूरत। क्या बात है। जुबानी इकरार की क्या जरूरत। आखिरी मकता है कि बिजली की तरह आए और वो जाने कहाँ गुम हो गए सागर। सागर नाम से लिखता हूं मैं। जी जी। बिजली की तरह आए और जाने कहाँ गुम हो गए सागर, मंजिल की जानिब हो सफर, तेज रफ्तार की क्या जरूरत। तेज रफ्तार बहुत की क्या अच्छा, जरूरत। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छी गजल है। ठीक, धन्यवाद। देखिए बात ये है, अब जो आपने कहा ना कि आपकी गजल में भी प्रश्न है, वो एक प्रश्न मैं उसमें पकड़ना चाहूंगी कि जो नुमाइश वाली जो बात है, हमारे नजरिए में तब्दीली आई है। हमने वो कहते हैं ना कि आधा भरा गिलास देख रहे हैं आप या आधा खाली देख रहे हैं। अगर अतीत में जाएं तो उस समय भी इस तरह के वस्त्र विन्यास रहे हैं, लेकिन तब नजरिया ऐसा नहीं था। ये जो नजरिया बदल गया है अब, उससे बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं।
नजरिए को सुधारने की जरूरत है। वस्त्र को सुधारना उतना जरूरी नहीं है जितना सोच को सुधारना जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। उदाहरण तो आपने अच्छा दिया, जी। अतीत में लेके गए आप, तो समझ सकता हूं मैं। फिर भी आज के युग में ये मुझे समस्या ही लगती है, और एक शालीनता का होना बहुत आवश्यक है, जो अपने चरित्र को, अपने व्यक्तित्व को निखारता है। अ, उदाहरण नहीं, तो देखिए, शालीनता और वस्त्र विन्यास दोनों एक अलग चीज है। हालांकि ये बहुत लंबा विषय हो जाएगा, अब तो फिर कभी चर्चा नहीं इस नहीं, पे बराबर करेंगे, है। क्योंकि अपने आप वस्त्रों में के ये बहुत ही एक बड़ा डिस्कशन है। ये तो क्योंकि बड़ा। अब जो ये मतलब बहुत कुछ तो इंटरनेट वगैरह ये जो चीजें हैं वो प्रभावित कर रही हैं लोगों की सोच को, जो हाँ, ये अगर प्रभावित कर अच्छी रही है। भी है, प्लस पॉइंट है, तो माइनस पॉइंट भी है। और जो अधकचरा मस्तिष्क है वो उससे बुरी चीजें सीख कर और अपराध बढ़ा रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, वहां परेशानी है। अगर एक छोटी बच्ची के साथ अगर कोई अपराध घटित हो रहा है तो उसमें उसके वस्त्र का तो कहीं रोल ही नहीं है कोई। नहीं नहीं, मतलब ये वो तो नहीं। मानसिकता का सवाल है यहाँ। नहीं। बाकी आपकी गजल बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी लगी मुझे, धन्यवाद। बहुत अच्छा लिखते हैं धन्यवाद। आप। जी। धन्यवाद। जी, और कोई सवाल पूछना चाहता है? जी, आगे अगर बढ़े। कोई प्रश्न हो तो चंद्रशेखर जी, आपने हाथ उठाया है, तो अगर कोई प्रश्न है तो पूछिए। के अंतिम और मुड़ते हैं। कुलकर्णी जी, संतोष कुलकर्णी जी, आप आभार ज्ञापित करेंगे? कुलकर्णी सर, एक मेरा प्रश्न था। जी कुलकर्णी सर, क्या मैं मैम जी से पूछ सकता हूँ? जी जी, पूछिए। अभी समय बहुत हो गया है मैम को भी वैसे, लेकिन पूछिए। मैम, एक हमेशा चित्रा जी मुदगल अपने मतलब उन्होंने कई साक्षात्कारों में ऐसा कहा कि जिस परिवार में उनका जन्म हुआ और जिस परिवेश में वे पली बढ़ी, तो कालांतर से जब लेखनी हाथ में आई तो वो सारा परिवेश और उस परिवार के सारे संस्कार उन्हें बार बार जकड़ के रखता था, पर उसमें से वो बाहर निकलने की कोशिश करती रही। तो क्या आपके भी साथ में ये बात हुई है कि जिस परिवार से आप आई, जिस परिवार में आपको जो बाल्यावस्था में जो संस्कार में आप पली बढ़ी, और जिस तरीके से आगे चल के आपने अपनी लेखनी के द्वारा जो कुछ व्यक्त किया, तो उसमें कहीं ये सारी बातें आई क्या? मतलब मुश्किल के रूप में आई या चुनौती के रूप में आपने उसे स्वीकारा? नहीं, इस मामले में मैं सौभाग्यशाली रही कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मेरे परिवार में ही साहित्यिक माहौल रहा है। और मेरे नाना जी भी फ्रीडम फाइटर थे, गांधीवादी थे वे, और उन्होंने सक्रियता से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। मेरी माँ भी खुले विचारों की थी काफ़ी। उन्होंने स्वयं शिक्षा अपनी पूरी की, पीएचडी वगैरह किया उन्होंने, शिक्षिका रही। तो ऐसा मतलब मुझे कभी कोई बंधनकारी माहौल नहीं मिला। बस ये था कि हाँ, माँ ने जो सबसे बड़ा अपना दायित्व निभाया हम दोनों बहनों के लिए, कि उन्होंने गलत और सही को समझने की जो बुद्धि दी, जो एक समझ दी हम लोगों को, वही हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रही, जिसने हमें अपने हिसाब से अपने जीवन ढालने का मौका दिया। तो पारिवारिक तौर पर मुझे कभी ऐसी कोई बाधा महसूस नहीं हुई, बल्कि प्रोत्साहन ही मिला मुझको तो परिवार से। चित्रा जी के साथ जरूर ये समस्याएं रही हैं। सबका परिवेश अपना अलग होता है, सबके पारिवारिक पृष्ठभूमि अलग होती है, सबके संघर्ष अलग होते हैं। उनका संघर्ष अलग था जो उनके साहित्य में परिलक्षित होता है। मैत्रेयी पुष्पा जी का आप देखिए, उनका संघर्ष और अलग है। तो सभी का अपना जीवन होता है और अपने तरीके के संघर्ष होते हैं जो कहीं ना कहीं तो परिलक्षित होते हैं। अगर मेरे साहित्य में कोई स्त्री मजबूती से खड़ी दिखाई देती है
तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मैं खुद मौजूद अपने को पाती हूँ। बिल्कुल सही मैम। मेरे ख्याल से आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो समय भी हुआ है, मुझे लगता है 11:15 बजे है, लंबा समय हुआ है। जी बिल्कुल। तो आपके मेरी सृजन यात्रा विख्यात लेखिका जी के साथ जो आज का संवाद रहा, और उस संवाद में उपस्थित सभी प्रतिभागी, सभी वक्ताओं का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। तथा शरद जी, आपका भी मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने बड़े विस्तार के साथ आपके साहित्य से हमें लाभान्वित किया, इसलिए आपको भी धन्यवाद देता हूँ। जी, आप साथ सभी में का बहुत विशेष बहुत धन्यवाद। अतिथि के रूप में प्रख्यात समीक्षक, प्रखर वक्ता के तौर पर जाने जाने वाले, और हाल ही में जिनको महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के अशासकीय सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है, ऐसे डॉक्टर सतीश यादव जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बहुत समय दिया, जिनके द्वारा हम यहाँ जुड़े और आपके साहित्य पर चर्चा हुई, जिन्होंने साक्षात्कार का भार संभाला, वे नयन भादोली जी, राजमानी जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तथा जिनके सहयोग के बिना, जिनकी उपस्थिति के बिना यह कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता, ऐसे सभी सहपाठी, मित्र, प्राध्यापक, छात्र, पत्रकार आदियों का, सभी का मैं दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, और विश्वविख्यात लेखिका को प्रणाम करते हुए आज कार्यक्रम आपके ही अनुमति से समाप्त करता हूँ। मैम, अनुमति है? जी बिल्कुल, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ फिर से, और भविष्य में भी फिर कभी जुड़ेंगे हम। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करते हुए, बहुत आनंद प्राप्त हुई जी। और मंच पर इतने सारे लोग जुड़ गए थे, इतनी देर रात को भी बहुत लोग जुड़े हुए थे, तो उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। चलिए मिलते हैं फिर।